चलें स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट को। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है वेव्स का। ये जो वेव्स और ऑसिलेशन है ना, ये एक ही यूनिट है असल में। मैंने इनको सेपरेट करवाया है, लेकिन वेव्स और ऑसिलेशन एक ही यूनिट होता है, लेकिन दोनों के ऑब्वियसली जो कंटेंट है वो डिफरेंट है। ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, और वेव्स के अंदर आपके पास वेव की टाइप्स हैं, स्पीड ऑफ साउंड है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हैं। ये तमाम चीजें हमने कवर करनी होती हैं। सबसे पहले हम वेव को अगर डिफाइन करें कि व्हाट इज वेव, तो वेव इज डिफाइंड एज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ट्रांसफर, एनर्जी को मुंतकिल करने का जरिया है कि अगर आप चाहते हो कि एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करे, तो आपके पास दैट मोड इज कॉल्ड वेव। याद रखिएगा, वेव में एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है, लेकिन आपके पास कभी भी मैस ट्रांसफर नहीं होता। मैस मींस पार्टिकल्स है, और पार्टिकल्स अपनी जगह पर रह के वाइब्रेट कर रहे होते हैं। वेव्स की अगर हमसे पूछा जाए कि क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं कि अगर आप चाहते हैं कि किसी मीडियम में वेव प्रोपगेट करें, तो उस मीडियम की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो बच्चे उस मीडियम की दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नंबर 1, वो मीडियम इलास्टिक हो, और नंबर 2, उसमें इनर्शिया हो। इलास्टिसिटी का ताल्लुक पोटेंशियल एनर्जी के साथ है, इनर्शिया का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी के साथ है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज उस मीडियम में होंगी, तो उस मीडियम के अंदर आपके पास वेव ट्रांसफर हो सकती है, अदरवाइज वेव ट्रांसफर नहीं होती। वेव को डिफरेंट तरह से क्लासिफाई किया जाता है। अगर आमतौर पर हमसे पूछा जाए कि वेव्स की कितनी टाइप्स हैं, तो आप वेव की 2 टाइप्स कहते हो। एक आपके पास मैकेनिकल वेव है, और दूसरा आपके पास नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल में क्या डिफरेंस है? ऐसी वेव जिसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, उसको बच्चे मैकेनिकल वेव कहते हैं। जैसे साउंड है, क्या साउंड प्रोपगेट में वैक्यूम में प्रोपगेट करता है? नो। वैक्यूम मतलब एब्सेंस ऑफ मीडियम, और अगर मीडियम नहीं है तो साउंड प्रोपगेट नहीं करेगा। और नॉन मैकेनिकल वेव्स हमारे पास ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सन से लाइट हमारे पास अर्थ तक पहुंचती है। अब स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट ट्रांसफर हो रही है, बिकॉज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट नॉन मैकेनिकल वेव होती है, उसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हम एग्जांपल्स पे आए कि मैकेनिकल वेव की एग्जांपल्स क्या हैं, तो स्ट्रिंग वेव्स, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, ये सारी की सारी वेव्स आपके पास मैकेनिकल है। और अगर हम नॉन मैकेनिकल वेव्स की बात करें, तो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये हमारी नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा एक स्पेक्ट्रम है, ये हम अल्टरनेटिंग करंट के यूनिट में हम कवर करेंगे। हमारे पास गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। इन दो के अलावा वेव की एक और टाइप भी है, और वह है मैटर वेव। और मैटर वेव का ताल्लुक डी ब्रॉगले से है। जो डी ब्रॉगले ने कहा था कि हर वो पार्टिकल जिसका मोमेंटम होता है उसकी वेवलेंथ भी होती है, दैट इज बेसिकली मैटर वेव। तो मैटर वेव के लिए आप आसान ये याद रख सकते हो कि जब एक पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव करे, या जब हम वेव नेचर ऑफ पार्टिकल की बात करें, तो दैट इज कॉल्ड मैटर वेव। मैटर वेव को इसके अलावा डी ब्रॉगले वेव भी कहा जाता है, और इसको प्रोबेबिलिटी वेव भी कहा जाता है। और ये फार्मूला आप जानते हो, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। p इज द मोमेंटम। तो हर वो पार्टिकल जिसका मोमेंटम होगा उसकी वेवलेंथ भी होगी। अल्ट्रासोनिक याद रखिएगा, आपके पास साउंड होता है। अल्ट्रासोनिक इज अ साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड है, और साउंड मैकेनिकल वेव है। और अल्ट्रा वायलेट ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये नॉन मैकेनिकल वेव है। ये होगी पहली क्लासिफिकेशन। किसकी बेस पे? मीडियम की बेस पे। क्या मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए? अब आते हैं प्रोपगेशन की बेस पे कि क्या प्रोपगेशन 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, या फिर आपके पास 3 डायमेंशनल है। तो अगर हम प्रोपगेशन की बेस पर वेव को क्लासिफाई करें, तो वेव की 3 टाइप्स हैं। अगर आपके पास एनर्जी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट इज 1 डायमेंशनल वेव। जैसे स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ो, तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डेवलप होती हैं वो एक डायरेक्शन में है, ये 1 डायमेंशनल है। लेकिन अगर आपके पास वेव एक प्लेन में हो, जैसे पानी
कि सरफेस पे पत्थर को फेंकते हो तो रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो रिपल प्लेन में होते हैं। तो ये आपके पास 2 डायमेंशनल वेव है। और अगर हम बात करें साउंड की और लाइट की, तो वो स्पेस में प्रोपेगेट करता है, 3 डायमेंशनल स्पेस, तो वो आपके पास 3 डायमेंशनल वेव है। तो तीनों की डेफिनेशन बड़ी आसान है कि अगर आपके पास एनर्जी ट्रांसफर हो एक स्ट्रेट लाइन में तो ये 1 डायमेंशनल वेव है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्या दी, स्प्रिंग वेव्स, कि 1 डायमेंशन के अंदर एनर्जी प्रोपेगेट करती है। अगर आपके पास एक प्लेन में प्रोपेगेट करे तो ये 2 डायमेंशनल वेव है। इसकी एग्जांपल आपकी वाटर वेव्स हैं जो सरफेस पे होती है, रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं। और अगर आपके पास एनर्जी ट्रांसफर हो स्पेस के अंदर, स्पेस का मतलब यहां वैक्यूम नहीं है, स्पेस का मतलब है 3 डायमेंशनल स्पेस, तो फिर आपके पास ये 3 डायमेंशनल वेव है। और इसकी एग्जांपल साउंड और लाइट है। साउंड लाइट एक डायरेक्शन में नहीं जाती, वो फैलती हैं, वो स्पेस में मूव करती हैं, तो दे आर 3 डायमेंशनल वेव। अब आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। अगर हम वेव को क्लासिफाई करें पार्टिकल्स की मोशन की बेस पर, कि क्या पार्टिकल्स आपकी वेव की प्रोपेगेशन के अप एंड डाउन परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं या पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव कर रहे हैं, तो इस बेस पे अगर हम देखें तो हमारे पास 2 इसकी टाइप्स हैं, एक है ट्रांसवर्स वेव और एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव के 2 नाम और भी हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव को कंप्रेशनल वेव भी कहा जाता है और कंप्रेशनल वेव के अलावा इसको प्रेशर वेव भी कहा जाता है। तो ये नाम भी आप लोगों ने याद रखने कि लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ऑल्सो नोन एज कंप्रेशनल वेव एंड प्रेशर वेव, क्योंकि इसमें प्रेशर आपके पास चेंज होगा मीडियम के अंदर। अब दोनों का डिफरेंस क्या है? ट्रांसफर वेव एक ऐसी वेव होती है जहां पर मीडियम के पार्टिकल्स वेव की प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर ये एरो वेव की प्रोपेगेशन को शो करेगा तो पार्टिकल्स आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो वेव की प्रोपेगेशन के या तो पैरेलल या बचे एंटी पैरेलल मूव करते हैं। जैसे स्प्रिंग के अंदर आपके पास कंप्रेशन होती है, एक्सपेंशन होती है, तो वहां पर आपके पास पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मोशन होती है। तो ट्रांसफर वेव की डेफिनेशन क्या है? इफ द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, और परपेंडिकुलर की जगह यहां वर्ड अक्रॉस भी हो सकता है। और अगर आपके पास डेफिनेशन के अंदर अक्रॉस की जगह अलोंग लिखा हो तो फिर बच्चे आपके पास ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। तो डिफरेंस देखो सिर्फ इस स्पेस पर है कि पार्टिकल्स की मोशन क्या अक्रॉस है या अलोंग है। अगर हम ट्रांसफर वेव को देखें तो ट्रांसफर वेव के 2 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि अगर आप पार्टिकल की मोशन को देख रहे हो तो पार्टिकल की मोशन अप एंड डाउन है। तो जब हमारे पास पार्टिकल मूव कर रहे होंगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो इस पार्ट को क्या कहा जाता है? इस पार्ट को कहा जाता है क्रस्ट। और जब पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं डाउनवर्ड, इसे कहा जाता है ट्रफ। तो ट्रांसफर वेव के 2 पार्ट्स हैं, एक जो मीन लाइन के अबव उसे कहोगे क्रस्ट और एक मीन लाइन के बिलो उसे कहोगे ट्रफ। और एक क्रस्ट और एक ट्रफ ये मिलकर एक वेव बनती है और इसकी लेंथ को वेव लेंथ का नाम देते हैं। जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें पार्टिकल्स पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव कर रहे हैं, तो कहीं पर पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसे कहा जाता है कंप्रेशन। और जहां पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाए, प्रेशर आपके पास कम हो जाए, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, इसे कहा जाता है रेयरफेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के 2 पार्ट्स हैं, जहां प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। और जहां पर आपके पास प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। और जब हम वेव की लेंथ की बात करते हैं, जिसको वेव लेंथ कहते हैं, तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इसकी लेंथ आपकी वेव लेंथ होती है। और आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, इसकी लेंथ आपके पास लैम्डा होगा। आप यूं भी कह सकते हो कि एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक या एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक, तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक ये लैम्डा होता है। लेकिन एक क्रस्ट से ट्रफ तक कितना होगा? λ/2, क्योंकि आधी वेव होगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, इसका आंसर दीजिएगा। डिस्टेंस बिटवीन कंजेक्टिव क्रस्ट, कंजेक्टिव का मतलब होता है बच्चे साथ साथ, या कंजेक्टिव ट्रफ, एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक कितना डिस्टेंस होता है बताएं?
या एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक कितना डिस्टेंस होता है, लैम्डा या लैम्डा बाय 2, लैम्डा। यहां और लिखा हुआ है, उर्दू वाला और नहीं, इंग्लिश वाला, क्रस्ट से क्रस्ट तक, ट्रफ से ट्रफ तक। अब यूं भी कह सकते हो कि ऐसे पार्टिकल जो फेज में होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस वेवलेंथ होता है। लेकिन अगर कहा जाए डिस्टेंस बिटवीन कंजेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ एंड और, अब ये और उर्दू वाला मैं कह देता हूं, तो एक क्रस्ट से लेकर ट्रफ तक ये लैम्डा बाय 2 होता है, क्योंकि एक क्रस्ट और एक ट्रफ, यूं आप इसको देखो, एक क्रस्ट और एक ट्रफ यूं है, तो ये आपके पास डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होता है। आउट ऑफ फेज ये पॉइंट्स होता है। इसी तरह से आपके पास कंजेक्टिव, कंप्रेशन या रेयरफेक्शन में डिस्टेंस पूछा जाए, और है तो लैम्डा, और अगर एंड है तो फिर लैम्डा बाय 2। ये आसान से सवाल होते हैं, इनमें गलती नहीं करनी। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विच आर इन फेज, कम से कम फासला उन पॉइंट्स के दरमियान जो इन फेज होता है वो लैम्डा होता है। और अगर यहां पर लिखा हो आउट ऑफ फेज तो फिर कितना होगा, लैम्डा बाय 2। ये कुछ यूं है कि क्रस्ट और क्रस्ट ये फेज में है बच्चे, क्योंकि इनकी मोशन एक जैसी है, दोनों में मोशन कहां पर है, अपवर्ड, तो ये इन फेज है, तो लैम्डा होगा। इसी तरह से आपसे अगर कहा जाता है बजाय आपने लेना हो क्रस्ट क्रस्ट को, आप ट्रफ ट्रफ को ले लो, तो दो पॉइंट्स जो इन फेज हैं वो क्रस्ट क्रस्ट हैं और ट्रफ ट्रफ है, तो लैम्डा। और अगर आपसे कहा जा रहा है आउट ऑफ फेज, इसका मतलब है क्रस्ट से लेकर ट्रफ तक, क्रस्ट से लेकर ट्रफ तक, या ट्रफ से लेकर क्रस्ट तक, या आउट ऑफ फेज नजर आ रहा है, पार्टिकल की मोशन ऑपोजिट है, तो ये डिस्टेंस अगर हमसे पूछा जाए कि एक क्रस्ट से लेकर ट्रफ तक आउट ऑफ फेज पॉइंट्स, तो ये लैम्डा बाय 2 होगा। आसान है ना, इजी। तो ये आप लोगों ने याद रखना। अब आ जाते हैं कंडीशंस की तरफ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या ट्रांसफर वेव्स हमारे पास तमाम जो मैटर की स्टेट्स हैं उनमें प्रोपागेट करती हैं? क्या ट्रांसफर वेव सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में प्रोपागेट करती हैं? क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में प्रोपागेट करती हैं? इसका आंसर हमें मिलता है इस पॉइंट से कि ट्रांसफर वेव्स उन मीडियम में प्रोपागेट करती हैं जिनके अंदर रिजिडिटी मॉडुलस होता है। रिजिडिटी मॉडुलस का मतलब बच्चे है ऐसे मीडियम जिनके अंदर शेप कंजर्व रहती है। एक रस्सी को पकड़ो, उस रस्सी को प्लग करो, डिस्टर्ब करो, वो ऊपर नीचे मूव करते हुए वापस अपनी स्टेट में आ जाती है। तो जिन मीडियम्स के अंदर अपनी शेप को कंजर्व रखने की प्रॉपर्टी होती है कि वो शेप को वापस अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके अंदर ट्रांसफर वेव्स प्रोपागेट करती हैं। और ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा किन में होती है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में होती है। शियर मॉल्डस, बल्क मॉल्डस और यंग मॉल्डस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। शियर मॉल्डस सिर्फ सॉलिड्स में होता है, इसलिए ट्रांसफर वेव सिर्फ सॉलिड्स में होती हैं। ट्रांसफर वेव सिर्फ सॉलिड्स में होती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में याद रखिएगा ये हर उस मीडियम में होंगी जिसमें इलास्टिसिटी है, हर उस मीडियम में जिसमें इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी तो सॉलिड्स में भी है, लिक्विड्स में भी है, इसका मतलब, और गैसेस में भी। इसका मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों में प्रोपागेट करती हैं। तो ये आपका एक आसान सा सवाल होता है कि क्या पानी के अंदर आपके पास ट्रांसफर वेव्स होंगी? आंसर होता है नो। ट्रांसफर वेव्स डेड हो जाती हैं, ज्यादा डिस्टेंस तक मूव नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे पास ट्रांसफर वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में होती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास जो स्ट्रिंग के अंदर वेव्स बनती हैं, और इसके अलावा आपके पास जो पानी की सरफेस पे वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। पानी की सरफेस, क्योंकि पानी की सरफेस पे पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं, अप एंड डाउन। डीप इनसाइड वाटर पानी की पार्टिकल्स फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली यहां पर मेंशन किया कि सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर ट्रांसफर्स है, वो भी डेड हो जाते हैं खास डिस्टेंस के बाद, ज्यादा डिस्टेंस तक प्रोपगेट नहीं करते। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल को देखा जाए तो साउंड आपके पास लॉन्गिट्यूडनल है। साउंड की कोई भी टाइप, चाहे वो ऑडिबल है, इंफ्रासोनिक है, चाहे आपके पास अल्ट्रासोनिक है, आपके पास साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके अलावा स्प्रिंग में जो वेव्स बनती हैं दे आर आल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बच्चे सॉलिड के अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती। आपको मैं अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूं, ये ऑब्जेक्ट है, ये सॉलिड है, क्या इसको ये बेंड कर रहे हैं, ये इसके अंदर डिफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी नहीं है,
और वापस ये अपनी स्टेट को रीगेन नहीं कर रही। तो इलास्टिसिटी तो तीनों मैटर की स्टेट्स के अंदर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन यंग मॉडल्स और शियर मॉडल्स सिर्फ सॉलिड्स में होता है और बल्क मॉडल्स तीनों के अंदर होता है। तो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी तमाम मीडियम्स की होती है, लेकिन शियर जो शेप के अंदर कंजर्वेशन है वो सिर्फ सॉलिड्स में होती है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो कौन सा फिनोमिना है जो डिफरेंशिएट करता है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के दरमियान? मतलब अगर आपने एक ट्रांसवर्स वेव को और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिफरेंशिएट करना है तो किस बेस पे आप उनको डिफरेंशिएट करते हो? आंसर है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का फिनोमिना इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। और यह भी बात याद रखिएगा कि जो पोलराइजेशन होती है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव की होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइज नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफर वेव्स पोलराइज होती हैं। एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नेचर ट्रांसवर्स होती है। ये मैं मेंशन कर देता हूं ताकि बाद में जब आप इसको रिवाइज करो तो आपको ये हेल्प मिले कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं बाय नेचर ये ट्रांसवर्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक ये दोनों पार्ट एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट एक और क्लासिफिकेशन वेव्स की, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर होगी या नहीं होगी? अगर एनर्जी ट्रांसफर हो तो प्रोग्रेसिव है, और अगर एनर्जी ट्रांसफर ना हो तो नॉन प्रोग्रेसिव है। और नॉन प्रोग्रेसिव की एग्जांपल क्या है? स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव को नॉन प्रोग्रेसिव कहा जाता है। तो प्रोग्रेसिव वेव उस वेव को कहा जाता है जहां पर एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसफर हो, और नॉन प्रोग्रेसिव वेव उसे कहोगे जहां पर एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर नहीं बल्कि कन्फाइंड हो जाता है, मतलब फंस के रह जाता है। कि जैसे एयर कॉलम पाइप के अंदर आपके पास जब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो वो स्टेशनरी वेव्स उस एयर कॉलम के अंदर कन्फाइंड हो रही हैं, उसके बीच में रह रही हैं एक स्ट्रिंग के अंदर जो दोनों एंड से फिक्स है। स्टेशनरी वेव्स के अंदर उधर एनर्जी उन दो पॉइंट्स के दरमियान कन्फाइंड है, मोमेंटम कन्फाइंड है। तो अगर एनर्जी कन्फाइंड हो जाए दो पॉइंट्स के दरमियान एक खास रीजन में तो नॉन प्रोग्रेसिव, और अगर वो ट्रांसफर करे तो फिर बच्चे आपके पास वो प्रोग्रेसिव होगा। तो नॉन प्रोग्रेसिव वेव की जो एग्जांपल आपके पास आती है वो स्टेशनरी वेव आती है, और वो स्टेशनरी वेव चाहे आपके पास एयर कॉलम में हो चाहे आपके पास वो स्ट्रिंग के अंदर हो। हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर आप देखो तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है पाइप वाले या स्ट्रिंग वाले उनमें स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जिनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर प्रोग्रेसिव वेव की बात करें तो जैसे स्पीकर है, एक स्पीकर के साथ आपने एक एम्पलीफायर लगा दिया और वहां से एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो साउंड एनर्जी को मोमेंटम को ट्रांसफर कर रहा है। तो ये बच्चे क्या है? ये प्रोग्रेसिव वेव्स है। इसके अलावा पीरियोडिक और पल्स वेव। पीरियोडिक जो बार बार रिपीट होता हो, ड्रम को बार बार हिट कर रहे हो, तो ये आपके पास क्या है बच्चे? ये पीरियोडिक है। अगर आपकी डिस्टर्बेंस एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो रही है, और अगर वो डिस्टर्बेंस रिपीट नहीं होती, आपने बस एक दफा किसी चीज को हिट किया, साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो ये बच्चे आपके पास पल्स वेव होती है। तो पीरियोडिक जो रिपीट होते हैं और पल्स जो रिपीट ना हो, एक दफा हो। स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव में कोई बच्चे फर्क नहीं होता। स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव, नॉन प्रोग्रेसिव वेव एक ही चीज होती है। तो ये दो नाम है एक ही वेव के। नेक्स्ट, यूनिवर्सल वेव इक्वेशन। चाहे बच्चे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो चाहे आपके पास मैकेनिकल वेव हो, एक यूनिवर्सल वेव इक्वेशन है जो दोनों पे अप्लाई होती है। और यूनिवर्सल वेव इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये इक्वेशन याद रखिएगा कि सिर्फ आपकी मैकेनिकल वेव के लिए नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए नहीं है, ये हर एक वेव पे अप्लाई होती है। इस फार्मूला के अंदर जो V है ये आपके पास स्पीड है किसकी? वेव की। एक होती है पार्टिकल की स्पीड, एक आपके पास है वेव की स्पीड। ये आपके पास वेव की स्पीड है कि वेव की स्पीड से प्रोपगेट कर रही है। एफ आपके पास उस वेव की फ्रीक्वेंसी है कि वो डिस्टर्बेंस कितनी दफा रिपीट हो रही है, और लैम्डा आपके पास उस वेव की वेव लेंथ है। इस फार्मूला को जब लाइट में अप्लाई करते हैं तो लाइट के केस में V की जगह C आ जाता है। C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो कई दफा इस फार्मूला को आप यूं भी लिख सकते हो कि V इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टाइम पीरियड।
तो ये आपके पास यूनिवर्सल वेव इक्वेशन है। अब यूनिवर्सल वेव इक्वेशन से रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चंस आप लोग देखते हो कि मीडियम चेंज करने से इन तीन वेरिएबल्स में से कौन सा वेरिएबल सेम रहता है। सवाल पूछता हूं, मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम जब चेंज होगा तो कौन सा आपके पास फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी? क्या स्पीड सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, या वेवलेंथ सेम रहेगी? आंसर है, जब भी आपका मीडियम चेंज होता है आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम रहती है। और अगर आपसे कहा जाए सेम मीडियम, तो सेम मीडियम में याद रखिएगा कि आपकी जो स्पीड है वो सेम रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं कहता हूं कि साउंड वाटर से एयर में मूव हुआ, क्या साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? नो। अगर मैं कहता हूं कि साउंड एयर में प्रोपगेट कर रहा है, साउंड की फ्रीक्वेंसी को डबल कर देता हूं, क्या साउंड की स्पीड चेंज होगी? नो। तो ये दो इंपॉर्टेंट और इजी से पॉइंट है, याद रखिएगा कि जब मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, और जब मीडियम सेम होता है तो स्पीड सेम होती है। तो क्या चीजें चेंज होती हैं? जब मीडियम चेंज होगा तो आपके पास स्पीड और वेवलेंथ आपस में चेंज होंगे, जहां वेवलेंथ ज्यादा स्पीड ज्यादा, जहां वेवलेंथ कम स्पीड कम। और सेम मीडियम के अंदर अगर आपकी स्पीड सेम है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में चेंज होंगे। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, इनका बिहेवियर क्या सेम होता है जब मीडियम चेंज होता है? नो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है? क्या स्पीड बढ़ती है या कम होती है? लाइट जब डेंसर मीडियम में जाए तो उसकी स्पीड भी डिक्रीज कर जाती है और उसकी जो वेवलेंथ है वो भी डिक्रीज कर जाती है। लेकिन वही लाइट जब रेयर मीडियम में आए, एयर में वापस आए, तो स्पीड भी बढ़ जाती है और वेवलेंथ भी बढ़ जाती है। लेकिन सेम सवाल अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव में हो साउंड, तो साउंड की स्पीड तो सॉलिड्स में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। तो साउंड जब डेंसर मीडियम में जाता है तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाती है, वेवलेंथ भी बढ़ जाती है, और जब रेयर मीडियम में जाता है तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों कम हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन इसी मीडियम के चेंज के हवाले से, और ये काफी दफा आप क्वेश्चन को देखते हो कि अगर वाटर वेव्स डीप से शैलो वाटर में मूव करें, डीप जो ज्यादा गहरा पानी है और शैलो जो कम गहरा पानी है, तो हमारे पास स्पीड और वेवलेंथ में क्या चेंज आता है? तो इसका आंसर भी आप लोगों ने याद रखना है कि जब हमारे पास डीप वाटर में होगा तो डीप वाटर में स्पीड भी ज्यादा होती है और हमारी जो वेवलेंथ है वो भी ज्यादा होगी। जब शैलो में ट्रांसफर होगा तो वहां पर आपके पास जो वाटर वेव्स हैं, वाटर वेव्स की स्पीड भी कम हो जाती है और वेवलेंथ भी कम हो जाती है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है डीप और शैलो वाटर का। इसको आप यूं भी कहते हो कि जो डीप मीडियम होता है ये फास्ट मीडियम होता है और जो शैलो होता है ये स्लो मीडियम होता है। इसको आप यूं अगर याद रखोगे तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा कि शैलो इज अ स्लो मीडियम। और अगर शैलो आपके पास स्लो मीडियम है तो स्लो मीडियम में स्पीड कम, तो आपकी वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। पार्टिकल की वेलोसिटी, ऊपर मैंने जो फार्मूला लिखा था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वो वेव की वेलोसिटी थी। लेकिन जो पार्टिकल की वेलोसिटी आपके पास है वो डिफरेंट है। और वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ये आपके पास इस तरह से है कि जैसे ट्रांसफर वेव में जब पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं तो वो पार्टिकल कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, किस इंस्टेंट पे उसकी क्या स्पीड है बच्चे, ये पार्टिकल की स्पीड कहलाती है। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन अ मीडियम विद विच दे मूव अबाउट देयर मीन पोजीशन, ये हमारे पास पार्टिकल वेलोसिटी है। और पार्टिकल वेलोसिटी के बारे में बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, ये बात याद रखिएगा कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होती, ये वेरिंग क्वांटिटी है। और वेरिंग क्वांटिटी क्योंकि पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी तो मूव कर रहे होंगे, और पार्टिकल अगर मूव कर रहे होंगे तो पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे कि हमारे पास अगर दो वेव्स हैं उनके दरमियान फेज में कितना डिफरेंस होगा। और फेज के बारे में हम जानते हैं कि फेज स्टेट ऑफ वाइब्रेशन बताता है। तो दो वेव्स की स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में जो डिफरेंस होता है उसको आप फेज डिफरेंस का नाम देते हो। और हमारे सिलेबस में फेज डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट किया गया? एक्स के साथ। अब एक्स का सिंबल यूज करो
डेल्टा एक्स का सिंबल यूज करो, दैट डजंट मैटर, ठीक है, सॉरी फेज फाई से, और जो पाथ डिफरेंस है उसको एक्स से शो किया जाता है। तो फेज डिफरेंस आपका एंगल होता है, दो फेजेस, दो स्टेट्स के दरमियान डिफरेंस, और जो फार्मूला आप लोग याद रखोगे वो ये कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स। इस फार्मूला के अंदर जो डेल्टा फाई है ये आपका फेज डिफरेंस है, जो दो वेव्स की स्टेट के दरमियान आपको डिफरेंशिएट करेगा, और जो एक्स आपके पास है ये पाथ डिफरेंस है, लैम्डा आपकी वेवलेंथ है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आपको पाथ डिफरेंस दिया होता है, फेज डिफरेंस पूछा जाता है, या फेज डिफरेंस दिया जाता है और पाथ डिफरेंस पूछा जाता है। तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं कहता हूं कि x की वैल्यू लैम्डा बाय 2 है, तो बताओ डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन होता है। तो इस फॉर्मूला में आपने सिंपली इसको सब्स्टिट्यूट कर देना x को। तो x कितना है, लैम्डा बाय 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाई। और पाई का मतलब क्या है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब है आउट ऑफ फेज। 180 डिग्री का मतलब है आउट ऑफ फेज। इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। उस शॉर्टकट के थ्रू आप इजीली पाथ डिफरेंस को, टाइम डिफरेंस को और फेज डिफरेंस को आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। और से सुनिएगा शॉर्टकट, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस, ये तीनों चीजें इस शॉर्टकट के थ्रू इजीली कन्वर्ट हो जाती हैं। बताऊं शॉर्टकट या मेथड ठीक है जी? चले शॉर्टकट सुनना चाह रहे हैं, शॉर्टकट बताता हूं। अब ये शॉर्टकट मैं बता रहा हूं आपको, 3 चीजों का आपस में है, टाइम, पाथ और फेज। और शॉर्टकट आपके पास है 2 पाई इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू टी। ये शॉर्टकट आपके पास इन 3 क्वांटिटीज को आपस में कन्वर्ट करता है, पाथ डिफरेंस को, फेज डिफरेंस को और टाइम डिफरेंस को। अब आपको इस शॉर्टकट को अप्लाई करने का तरीका बताता हूं। आपके पास ये क्वेश्चन था कि x की वैल्यू लैम्डा बाय 2 थी और आपने फेज की वैल्यू को फाइंड करना था, ऐसा ही था ना? मैंने अभी शॉर्टकट क्या बताया? मैंने शॉर्टकट बताया कि जो 2 पाई होता है वो लैम्डा होता है, ये शॉर्टकट है। तो आप लैम्डा की जगह क्या करोगे, 2 पाई पुट कर दोगे। तो लैम्डा की जगह जब 2 पाई पुट करोगे तो 2 से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, पाई। तो ये आपको देखो, आपका पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये शॉर्टकट को अप्लाई करने का तरीका है कि अगर आपको लैम्डा लिखा हुआ है तो लैम्डा की जगह 2 पाई लिख दो। लैम्डा की जगह 2 पाई लिखोगे तो आपका जो पाथ डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, साउंड की तरफ। साउंड क्या है? साउंड बच्चे मैकेनिकल वेव है। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। और साउंड अगर आपके पास मैकेनिकल वेव है, इसका मतलब कि जब भी किसी मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगी तो उस मीडियम में डिस्टरबेंस की वजह से कंप्रेशन और रेरफेक्शन की फॉर्म में एक वेव डेवलप होती है, और इस वेव को हम नाम क्या देते हैं, साउंड का नाम देते हैं। अब साउंड और लाइट को जब डिफाइन किया जाता है तो यह कहा जाता है कि साउंड वो चीज है जो हमारे कानों के पर्दों में सेंसेशन प्रोड्यूस करे, और लाइट वो है जो हमारी आंखों के अंदर, हमारे विजन में सेंसेशन प्रोड्यूस करे। तो लाइट हमारे विजन के लिए होती है, हमारी आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, और जो साउंड होता है हमारे जो ईयर ड्रम्स होते हैं, जो कान के पर्दे होते हैं, उनमें सेंसेशन को डेवलप करता है। तो साउंड को अगर आप डिफाइन करो कि साउंड क्या है, तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। अगर ये मैकेनिकल वेव है तो ये मीडियम डिपेंडेंट है और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और अगर आप बात करते हो साउंड कि क्या आपके पास मीडियम में प्रोपगेट करता है, तो ऑब्वियसली साउंड मैकेनिकल वेव है, तो साउंड आपके पास मीडियम में प्रोपगेट करेगा लेकिन वैक्यूम में प्रोपगेट नहीं करेगा। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि साउंड की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, तो दैट इज 0, वो 0 है। एक और चीज साउंड के हवाले से याद रखिएगा कि साउंड के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया था पास्ट पेपर्स के अंदर कि स्पेस में अगर कहीं पर ब्लास्ट हो तो किस तरह से उसको ऑब्जर्व किया जाता है। क्या सुन के पता चलता है ब्लास्ट हुआ है? नो, देखकर। आप वहां पर विजुअल एक चीज को देख सकते हो, क्योंकि लाइट
ट्रैवल करेगा स्पेस में, लेकिन साउंड ट्रैवल नहीं करता। और थर्ड चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि साउंड की स्पीड 0 केल्विन पे क्या होती है, साउंड की स्पीड 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट 0 पे, तो उसका आंसर होता है 0 केल्विन पे साउंड की स्पीड 0। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट 0 के ऊपर आपकी एंट्रोपी 0 हो जाती है, पार्टिकल मूव ही नहीं कर सकते। और अगर पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, डिस्टर्बेंस नहीं हो सकती, तो साउंड प्रोपेगेट नहीं करेगा। तो 0 केल्विन के ऊपर साउंड की स्पीड 0 होती है। कभी ना कहना 332 जो होती है बच्चे, याद रखिएगा, ये आपके पास 0 सेंटीग्रेड पर होती है, आपके पास 0 केल्विन पे नहीं होती। अब आते हैं साउंड की कैटेगरीज की तरफ। साउंड को उसकी फ्रीक्वेंसी की बेस पे कैटेगराइज करते हैं। जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, जो लेस देन 20 हर्ट्ज होता है, इसको कहा जाता है इंफ्रासोनिक। लेस देन 20 हर्ट्ज, ये इंफ्रासोनिक है। और अगर हम कहते हैं कि हमारे पास साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो, इसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक तो 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा अल्ट्रासोनिक। और जो बच्चे साउंड इन दोनों के दरमियान है, ये होता है ऑडिबल। लेकिन ये ऑडिबल इंसानों के लिए है, हर जानवर की ऑडिबल रेंज डिफरेंट है। ये जो मैंने 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज रेंज लिखी है, ये ह्यूमंस के लिए है। बुक के अंदर आपके पास एक टेबल बना हुआ है कि डॉग कहां से कहां तक आवाज को सुन सकता है, डॉल्फिन कहां से सुन सकता है, बैट्स। तो बेसिकली ऑडिबल मतलब जो सुन सकते हैं आपके पास ह्यूमंस या एनिमल्स। और अगर आप चौथी कैटेगरी को देखो, जो कि आमतौर पर सिलेबस में डिस्कस नहीं होती, लेकिन फिजिक्स में इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो हाइपरसोनिक है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 500 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा हो, इसको हाइपरसोनिक कहते हैं। सुपरसोनिक साउंड की टाइप नहीं होती। सुपरसोनिक उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा हो। तो कभी यह ना कहना कि सुपरसोनिक साउंड की कोई टाइप है। सुपरसोनिक आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, और वो ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से आपके पास क्या हो, ज्यादा हो, उसको आप सुपरसोनिक का नाम देते हो। इसको फ्रीक्वेंसी की बेस पे आप क्लासिफाई नहीं करते। इसी तरह से आपके पास जो एग्जाम्पल्स आती हैं, पेंडुलम जो है वो सिंपल पेंडुलम जो है ये इंफ्रासोनिक में आता है। जो जजले आते हैं ये इंफ्रासोनिक में आते हैं। जो आपके पास बैट्स नेविगेशन है वो अल्ट्रासोनिक में आता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? जब भी आप स्पीड ऑफ साउंड के फार्मूला की बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये साउंड की स्पीड का फार्मूला है। इस फार्मूला में दो वेरिएबल्स आपके पास आ रहे हैं, एक ई और एक रो। ई बचे जिस मीडियम के अंदर साउंड प्रोपगेट कर रहा है उसका मॉडुलस है। अब मुझे एक बात बताएं, एयर का कौन सा मॉडुलस होता है, यंग, बल्क, शीयर या ऑल? जो एयर है इसका कौन सा मॉडुलस एग्जिस्ट करता है? यंग मॉडुलस एग्जिस्ट करता है, बल्क करता है या शीयर करता है? और जो आपके पास सेकंड वेरिएबल रो है ये आपके पास डेंसिटी है। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का कि जो एयर है उसका कौन सा मॉडुलस होगा, यंग होगा, बल्क होगा या शीयर होगा? तो याद रखिएगा कि आपके पास एयर की बात कर रहे हो तो एयर के अंदर सिर्फ बल्क मॉडुलस होता है। और बल्क मॉडुलस किसकी रेशो होता है? बल्क मॉडुलस इज अ रेशो बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की रेशो है। और जब हम कह रहे हैं कि रो डेंसिटी है मीडियम की, तो यहां पर मीडियम कौन है बच्चे? एयर है। तो ये स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है एयर के लिए। अच्छा, टेबल्स बच्चे सारे याद नहीं करने होते, ठीक है? टेबल्स हर प्रोविंस की बुक में डिफरेंट वैल्यूज के साथ है, इसलिए टेबल को याद करना फायदेमंद नहीं होगा। जो टेबल याद करना होगा मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं स्पीड ऑफ साउंड के दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की तरफ, एक जो न्यूटन ने प्रेजेंट किया और एक आपके पास लैप्लास ने प्रेजेंट किया। न्यूटन के अकॉर्डिंग जब साउंड प्रोपगेट करता है एयर में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और लैप्लास के मुताबिक टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, टेम्परेचर कंप्रेशन में बढ़ता है, रेयरफेक्शन में कम होता है, लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं होती।
तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो आपने जो चीज याद रखनी है वो ये कि न्यूटन के मुताबिक जब साउंड प्रोपगेट करेगा एयर में तो टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और लेप्लास के मुताबिक आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, टेम्परेचर चेंज होता है, बल्कि हीट ट्रांसफर नहीं होती, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। अब यहां से हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि न्यूटन के अकॉर्डिंग जब साउंड एयर में प्रोपगेट करेगा तो कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है। जब न्यूटन के अकॉर्डिंग साउंड एयर में प्रोपगेट करेगा तो कौन सा प्रोसेस आपके पास फॉलो होता है। आंसर है आइसोथर्मल, बॉयज लॉ ओबे होगा। और लेप्लास के अकॉर्डिंग जब साउंड एयर में प्रोपगेट करेगा तो फिर कौन सा प्रोसेस फॉलो होगा, एडियाबैटिक, क्योंकि हीट अगर ट्रांसफर ना हो तो ये प्रोसेस आपका एडियाबैटिक कहलाता है। अब इन चीजों की बेस पर ये जो अजम्पशन इन्होंने ली, इन्होंने फिर आगे कैलकुलेशन की, क्योंकि न्यूटन के मुताबिक अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, और लेप्लास के मुताबिक प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट तो है लेकिन वॉल्यूम की पावर यहां पर गैमा आती है। तो फर्क देखो दोनों में क्या है। न्यूटन के फार्मूला में वॉल्यूम की पावर 1 है, एडियाबैटिक के अंदर आपके पास वॉल्यूम की पावर गैमा है। ये वो वैल्यू है जो आपने याद करनी है। गैमा हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे, ये सीपी और सीवी की रेशो है। ये वो टेबल है जो आपने बुक से याद करना है कि मोनो के लिए गैमा की वैल्यू क्या है, डाया के लिए गैमा की वैल्यू क्या है, और पोली के लिए गैमा की वैल्यू क्या है। मोनो के लिए 1.67, डाया के लिए 1.4 और पोली के लिए 1.29। और एयर क्या है, एयर आपके पास डाया है, एयर डाया है और आप 1.4 को यूज करोगे। तो ये वो टेबल है जो याद करना है। तो जो जो टेबल होगा बताऊंगा आपको कि ये टेबल आपको याद करना है, उनको नोट्स का इंशाल्लाह हिस्सा भी बनाएंगे। अब इसकी बेस पे जब आगे कैलकुलेशन की गई तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। न्यूटन के अकॉर्डिंगली जो आइसोथर्मल बल्क मॉडल्स होगा वो किसके इक्वल आएगा, क्योंकि जब हमने कैलकुलेशन की तो न्यूटन के अकॉर्डिंग जो आइसोथर्मल बल्क मॉडल्स है, जिसको मैं EI कहता हूं, वो प्रेशर के इक्वल आया। लेकिन लैप्लास के अकॉर्डिंगली जब कैलकुलेशन की तो जो आपका एडियाबैटिक बल्क मॉडल्स है, क्योंकि जो E है फार्मूला के अंदर वो आपका बल्क मॉडल्स है, उसकी वैल्यू प्रेशर के इक्वल नहीं आई, बल्कि किसके इक्वल आई, गैमा टाइम्स प्रेशर के। अब आप करोगे क्या, ये जो वैल्यूज हैं E की, जो प्रेशर के इक्वल और गैमा टाइम प्रेशर के इक्वल, ये आप मेन फार्मूला में पुट करोगे तो न्यूटन के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला अंडर रूट प्रेशर ओवर डेंसिटी होता है, और लेप्लास के अकॉर्डिंग फार्मूला अंडर रूट गैमा टाइम प्रेशर ओवर डेंसिटी होता है। अब कौन सा फार्मूला करेक्ट है, आप जानते हो कि जब आप प्रेशर की वैल्यू को और गैमा की वैल्यू को 0 डिग्री पे पुट करोगे, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक और डेंसिटी 1.6 और गैमा 1.4, तो आपके पास न्यूटन के अकॉर्डिंग स्पीड 280 आती है, जो कि गलत है। कितने परसेंट एरर है, कितने परसेंट आपके पास एरर होता है, 16%। और लेप्लास के अकॉर्डिंग जब ये वैल्यूज पुट करते हो तो स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड आती है, और ये वैल्यू कहां पर होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि साउंड प्रोपगेट करता है एयर में तो कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है, एडियाबैटिक या आइसोथर्मल, आपका आंसर होगा एडियाबैटिक, क्योंकि आइसोथर्मल के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट गलत आता है। अब आते हैं कि वो फैक्टर्स जो स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट करते हैं। आपके पास वो फैक्टर जो स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट करते हैं, उनमें हम 5 चीजों की बात करेंगे। प्रेशर, चले 5 कर लेते हैं, आपकी बात मान ले तो प्रेशर, डेंसिटी, मॉइस्चर, टेम्परेचर। ये बुक में एक 5वां फैक्टर भी है और वो है विंड का, कि विंड की वजह से भी स्पीड ऑफ साउंड पे फर्क पड़ता है। अब 1 बाय 1 इनकी बात करें। क्या प्रेशर के चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड चेंज होती है, आंसर है नो। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेशर डबल हो गया, प्रेशर हाफ हो गया, स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फर्क पड़ेगा, याद रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर के इंडिपेंडेंट है। एग्जामिनर बड़ा तंग करेगा आपको कि प्रेशर 10 गुना कर दिया, बताओ स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसलिए जब भी स्पीड का प्रेशर के साथ ग्राफ ड्रॉ करोगे साउंड के लिए, ग्राफ पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस होगा। इसका मतलब क्या है, प्रेशर बढ़ा रहे हो लेकिन स्पीड की वैल्यू क्या रह रही है, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती। डेंसिटी, हमने भी फार्मूला पढ़ा कि स्पीड का ताल्लुक डेंसिटी के साथ होता है, और क्या रिलेशन है बच्चे, अंडर रूट के साथ और इनवर्स। तो क्या लिखेंगे हम इसके बारे में, स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अगर आप ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह हीलियम, इनको यूज करोगे तो याद रखिएगा आपके पास स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू वो चेंज होगी। तो डेंसिटी के साथ इसका ग्राफ क्या होगा, कर्व, एक्सपोनेंशियल, पैराबोलिक, इनवर्स रिलेशन है। तो डेंसिटी के बढ़ाने से आपके पास स्पीड ऑफ साउंड कम होती है। और याद रखिएगा यहां पर डेंसिटी की जगह आपके पास मॉलिक्यूलर मैस भी आ सकता है, क्योंकि जिनका मॉलिक्यूलर मैस ज्यादा होता है उन्हीं की डेंसिटी ज्यादा होती है। फिर आपके पास आ जाता है ह्यूमिडिटी। क्या मॉइस्चर के आने से स्पीड ऑफ साउंड चेंज होता है? क्या मॉइस्चर के आने से स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू चेंज होती है? आपका आंसर है यस, क्योंकि मॉइस्चर आपकी डेंसिटी को चेंज कर देता है। जब भी आपके पास एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, याद रखिएगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स एयर के मुकाबले में, एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मुकाबले में वाटर ज्यादा लाइटर है। अब दोनों के मॉलिक्यूलर मैस को देख लो, वाटर का H2O मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करो, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करो, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मैस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से कम होता है। इसलिए जब एयर में मॉइस्चर ऐड होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो ये एयर को लाइटर बना देते हैं, लेस डेंसर बना देते हैं। और डेंसिटी जब कम होती है तो स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है। इसलिए आप क्या कहोगे, स्पीड ऑफ साउंड का ताल्लुक मॉइस्चर के साथ डायरेक्ट है, और मॉइस्चर का मतलब है वेट एयर। मॉइस्चर का मतलब आपके पास क्या होता है, वेट एयर। तो जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए कि एयर में अगर मॉइस्चर आ जाए तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फर्क पड़ेगा, आपका आंसर होगा इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, प्रेशर के साथ बच्चे चेंज नहीं होता, प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाता है, और जितना प्रेशर बढ़ता है उतना वॉल्यूम कम हो जाता है। एज सच प्रोडक्ट जब सेम रहेगा तो क्या कहेंगे, क्या प्रेशर आपके पास स्पीड ऑफ साउंड को चेंज कर रहा है? नो। तो जबरदस्ती रिलेशन नहीं बनाना होता, अपने आंसर्स को गलत नहीं करना। तो स्पीड ऑफ साउंड का मॉइस्चर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि मॉइस्चर डेंसिटी को कम कर देता है। और मॉइस्चर की जगह आपके पास एक और वर्ड यूज हो सकता है, वेट एयर, मॉइस्ट एयर, ह्यूमिडिटी, ये एक ही चीज है। तो रिलेशन आप याद रखोगे डायरेक्ट। इसको मैं यूं आपके लिए लिख देता हूं, बल्कि ऊपर मेंशन कर दिया वो काफी है। इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होते, डेंसिटी से रिलेटेड होते हैं, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। अब आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की तरफ। क्या टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड को चेंज करेगा? तो टेम्परेचर के बारे में आप जानते हो कि टेम्परेचर आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी, आपकी स्पीड बढ़ती है। इसका मतलब आपके पास स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा। तो स्पीड ऑफ साउंड का ताल्लुक टेम्परेचर के अंडर रूट के साथ डायरेक्ट होता है। और इसका ग्राफ अगर कहा जाए स्पीड का और टेम्परेचर का, तो इसका ग्राफ वैसा ही है जैसे पेंडुलम का ग्राफ बनता है, पैराबोलिक, लाइक दिस, डिक्रीजिंग स्लोप। अंडर रूट के साथ है इसलिए डिक्रीजिंग स्लोप का आपका ग्राफ होता है। तो स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन याद रखोगे, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अब यहां पर जो हमने ऊपर चीजें कवर की, इसमें दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, एक डेंसिटी का और एक टेम्परेचर का। अब दोनों के मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जो डेंसिटी का क्वेश्चन होता है वो यूं होगा कि आपको दो गैसेस दी जाएंगी और कहा जाएगा बताओ इन दो गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड की क्या रेशियो है। अब आप कहोगे कि उन गैसेस की डेंसिटी को कैसे फाइंड किया जाए। तो बच्चे आपको डेंसिटी को फाइंड नहीं करना, आपको मॉलिक्यूलर मैस को फाइंड करना, क्योंकि जो आपका मॉलिक्यूलर मैस है वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो जब भी आपको दो गैसेस की डेंसिटी के साथ स्पीड को कंपेयर करने को कहा जाए तो आपने सिंपल उनके मॉलिक्यूलर मैस को कंपेयर करना। अब मुझे बताएं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मॉलिक्यूलर मैस पता है ना, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 32।
तो 2/32 लो, 1/16, और 16 का अंडर रूट क्या होता है 4। इस वजह से कहा जाता है कि ऑक्सीजन के अंदर स्पीड हाइड्रोजन के मुकाबले में 4 गुना कम होती है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। टेम्परेचर में इसी तरह का कंपैरिजन बनता है कि अगर दो टेम्परेचर गिवन हो और दो टेम्परेचर्स के ऊपर आपने स्पीड ऑफ साउंड को कंपेयर करना हो। मैं अगर कहता हूं कि एक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, एक टेम्परेचर आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस है, आप क्या करोगे, इन दोनों टेम्परेचर्स को केल्विन में कन्वर्ट करोगे और केल्विन में कन्वर्ट करके आप स्पीड ऑफ साउंड की रेशियो को फाइंड कर लोगे। जब भी आपने ये फार्मूला यूज करना है, याद रखिएगा आपने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, केल्विन के बगैर सॉल्व नहीं करना। अब आ जाते हैं एक ऐसे फार्मूला की तरफ, ये वाइड फार्मूला है फिजिक्स में, जिसमें टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट नहीं करते, टेम्परेचर को सेल्सियस में लेकर सॉल्व करते हैं। और इसकी कैलकुलेशन आप लोग एफएससी में करते भी हो। और वो क्या बचे, वो आपके पास है स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 इंटू T डिग्री सेल्सियस। जैसे मैं अगर कहूं कि रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या है, तो रूम टेम्परेचर आप पुट करोगे यहां पर और आपको स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू पता चल जाएगी। जो V0 है, ये स्पीड ऑफ साउंड है 0 डिग्री पर, इसकी वैल्यू 332, ये आपने पुट करनी है। टेम्परेचर को सेल्सियस में पुट करना है और आपको उस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू पता चल जाएगी। एक और क्वेश्चन जो कि पास्ट पेपर्स में भी पूछा जा चुका है कि फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड विल राइज बाय, कि अगर आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करता है तो स्पीड ऑफ साउंड कितना इंक्रीज करेगी। इसका आंसर होता है 0.61 मीटर पर सेकेंड। और ये कहां से आया है, इस फार्मूला से, कि जब आप यहां टेम्परेचर को 1 डिग्री पुट करोगे तो 1 इंटू 0.61, 0.6 आपके पास चेंज आता है। एक शॉर्टकट जिसका हम यहां पर मेंशन करेंगे कि ये शॉर्टकट आपके पास आता है, और ये कहां पर आता है आपके पास कंपैरिजन के क्वेश्चन में। क्वेश्चन कुछ यूं पूछा जाएगा कि किस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू पहले के मुकाबले में डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। आपको टेम्परेचर फाइंड करना होगा और आपको गिवन क्या होगा, आपको गिवन होगा स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू। मेरा क्वेश्चन क्या है कि किस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू पहले से n टाइम्स हो जाएगी। अब आप इस शॉर्टकट को कैसे सॉल्व करते हैं, सुनिएगा गौर से। अगर आपको कहा जाए कि स्पीड पहले से n टाइम्स हो गई, n 2 है, हाफ है, तो याद रखिएगा आपका टेम्परेचर n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। जैसे आपको बुक में एक क्वेश्चन मिलेगा कि वो टेम्परेचर फाइंड करो जहां पर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 0 डिग्री के मुकाबले में हाफ हो जाए या 10 डिग्री के मुकाबले में हाफ हो जाए। वो टेम्परेचर फाइंड करो जहां स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 10 डिग्री के मुकाबले में हाफ हो जाए। तो अब आप शॉर्टकट कैसे अप्लाई करोगे, वैल्यू हाफ हो रही है ना, n की वैल्यू 1/2 है, तो शॉर्टकट है n स्क्वायर इंटू टी। तो n कितना है, 1/2, इसका स्क्वायर लेंगे और इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करके यहां पुट करेंगे 283। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 283 डिवाइडेड बाय 4। तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर जो आएगा वो 70.9 केल्विन आएगा, यानी 71 केल्विन। ये शॉर्टकट को अप्लाई करने का तरीका है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कंपैरिजन का क्वेश्चन दिया जाए, आपने इस शॉर्टकट के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ विंड। बच्चे, हवा का भी स्पीड ऑफ साउंड पे फर्क पड़ता है। अगर हवा आपके पास उसी डायरेक्शन में हो जिस तरफ आपका साउंड प्रोपगेट कर रहा है, इफ द कंपोनेंट ऑफ विंड स्पीड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ साउंड, याद रखिएगा इसकी वजह से साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। अब साउंड की स्पीड में विंड की स्पीड को ऐड करोगे, और अगर हवा का रुख आवाज की डायरेक्शन में साउंड की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो फिर साउंड की स्पीड कम हो जाती है। और अगर परपेंडिकुलर हो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। उस केस को मैं यहां नहीं लिख रहा। दो केसेस में फर्क पड़ता है। एक, अगर आपके पास अलोंग हो तो बढ़ जाएगी, और अगर आपके पास ऑपोजिट हो तो क्या हो जाएगी बच्चे,
कम हो जाएगी, और परपेंडिकुलर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका स्पीड ऑफ साउंड का टॉपिक है। तो स्पीड ऑफ साउंड के टॉपिक में दोनों तरह के क्वेश्चंस हैं, आपके थ्योरेटिकल भी और मैथमेटिकल भी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हमें यह कहता है कि जब भी हमारे पास एक से ज्यादा वेव्स आपस में सुपरपोज करें, कंबाइन हो, ओवरलैप करें, तो एक न्यू वेव डेवलप होती है, और उस न्यू वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के वेक्टर सम के इक्वल होता है। अब ये स्टेटमेंट एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन इसका मतलब आपने समझना है कि जब एक से ज्यादा वेव्स आपस में ओवरलैप करती हैं तो जो आपकी रिजल्टेंट वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड कंबाइन होने वाली वेव्स के एम्पलीट्यूड के वेक्टर सम के इक्वल होता है। अब जरा देखो, मैं कहता हूं कि मेरे पास ये दो वेव्स हैं, एक मैंने ब्लू से शो की और एक को मैंने ग्रीन से शो किया, ये आपस में ऐड हुई। क्या इस टाइम पे क्रस्ट क्रस्ट से मिल रहा है या ट्रफ ट्रफ से मिल रहा है? नजर आ रहा है क्रस्ट क्रस्ट से। दोनों तरफ पार्टिकल्स की मोशन एक जैसी है, तो बच्चे होगा क्या, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसमें आपके पास एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। और एम्पलीट्यूड इंक्रीज क्यों किया? क्योंकि सेम डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। तो ये जो रिजल्टेंट वेव आपके पास बनी, इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल है, क्योंकि डायरेक्शन सेम हो तो वेक्टर्स ऐड होते हैं। और अगर वेव्स ऑपोजिट होती, क्रस्ट ट्रफ से मिलता, अगर क्रस्ट ट्रफ से मिलता तो बच्चे फिर क्या होगा? तो क्या तब ऐड होंगे? नो। तब आपके पास जो रिजल्टेंट वेव होगी उसके एम्पलीट्यूड के अंदर दोनों को डिफर करोगे, डिफरेंस लोगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि वेक्टर सम में एडिशन भी होती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है। यह डिपेंड करेगा कि जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है। क्रस्ट क्रस्ट से मिलेगा ऐड, ट्रफ ट्रफ से मिलेगा ऐड, कंप्रेशन कंप्रेशन से मिलेगा ऐड। लेकिन कंप्रेशन अगर रेरफैक्शन से मिले सब्ट्रैक्ट, क्रस्ट ट्रफ से मिले सब्ट्रैक्ट। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म यूं है कि अगर वाई रिजल्टेंट है तो वो तमाम वेव्स जो आपस में ऐड हो रही हैं उनके एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल है। देखिए यहां पर मैं एक काम करूंगा कि मैं यहां पर प्लस के साथ माइनस भी लगा दूंगा, ताकि आपको आइडिया हो कि ये वेक्टर सम है, ये ऐड भी हो सकता है और ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव है ये आपके पास मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों पर अप्लाई होता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसको साउंड पर अप्लाई करोगे, नो, साउंड मैकेनिकल है, लेकिन जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो ये मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये दोनों वेव्स के ऊपर अप्लाई होता है। जी बिल्कुल, सुपरपोजिशन ऑफ वेव के अंदर वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्पलीट्यूड बढ़ता है, एम्पलीट्यूड कम होता है, लेकिन आपके पास जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट रहती है। ये पास्ट पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन कि क्या वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड चेंज होता है। अब इसके तीन रिजल्ट्स हैं कि जब वेव सुपरपोज करेंगी तो तीन चीजें हो सकती हैं, एक इंटरफेरेंस, दूसरा बीट्स और तीसरा स्टेशनरी वेव्स। ये तीन इसके रिजल्ट्स हैं। अगर आपके पास वेव्स सिमिलर हों, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनका फेज भी सेम हो और वो वेव्स आपस में ओवरलैप करें, तो आपके पास इंटरफेरेंस होती है। अगर वेव्स क्या हो, सिमिलर हो, डायरेक्शन भी सेम हो और फेज भी सेम हो, और फेज सेम होने को बोलते हैं कोहेरेंट, कि वेव्स कोहेरेंट है, तो तब आपके पास इंटरफेरेंस होगी। लेकिन अगर वेव्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, एक की ज्यादा दूसरे की कम, और डायरेक्शन सेम हो, तो फिर बच्चे बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। और यहां पर बुक में, ये पंजाब की बुक में एक वैल्यू लिखी हुई है कि जो इंसान का कान होता है ना, वो 10 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को डिटेक्ट करता है, 10 हर्ट्ज से ज्यादा डिटेक्ट नहीं करता। और अगर आपके पास बच्चे वेव सेम हो, डायरेक्शन लेकिन ऑपोजिट हो और लाइन सेम हो, तो फिर आपके पास स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब इसका मतलब क्या है? सेम लाइन और ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब है हेड ऑन कोलिजन। एक ही लाइन है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, और वो वेव सुपरपोज कर रही हैं। अब स्टेशनरी वेव्स बनेगी। लेकिन यहां पर एक कंडीशन और भी है, हर फ्रीक्वेंसी पे स्टेशनरी वेव नहीं बनती।
जिस खास फ्रीक्वेंसी पे स्टेशनरी वेव बनती है उस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है हार्मोनिक्स। तो अगर आप बाकी तमाम कंडीशंस पूरा कर लो, लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी वो खास फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं है जिनको हार्मोनिक्स का नाम दिया जाता है, तो फिर बच्चे आपके पास स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती। और ये कैसे पॉसिबल है कि वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो? अगर एक रस्सी है, उसको दोनों एंड पे फिक्स कर दो और उसको सेंटर से प्लग करो, तो क्या होगा? वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, जहां पर फिक्स है वहां से टकराकर वापस आएंगी, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। और जब वो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं तो देखो लाइन सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो अब प्रोड्यूस क्या होंगी? आपके पास स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो ये 3 रिजल्ट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, जिनको 1 बाय 1 अब हमने कवर करना है। सबसे पहला रिजल्ट इंटरफेरेंस का। इंटरफेरेंस मुदाखलत, और वेव्स की मुदाखलत का मतलब क्या है कि जब एक वेव दूसरी वेव के साथ इंटरफेयर करेगी तो या तो आपके रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाएगा, और या फिर रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा। ये 2 कंडीशंस है, या तो आपके पास एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा या फिर बच्चे आपके पास एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। अगर वेव के सुपरपोज करने से आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाए, इसको बोलते क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर आपके पास एम्पलीट्यूड कम हो जाए तो इसको बच्चे क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मुदाखलत 2 तरह की है, या तो बच्चे आपके पास जो एम्पलीट्यूड होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, और या बच्चे आपके पास जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम हो जाएगा। तो मैं अब स्टेटमेंट को अगर मेंशन करूं तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि इंटरफेरेंस इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ सिमिलर वेव्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड सेम मीडियम। ये असर का नाम है, इफेक्ट का नाम है। अब आप कहोगे क्या इफेक्ट है? तो ये बच्चे इफेक्ट है कि आपकी जो वेव है उसकी इंटेंसिटी मॉडिफाई हो जाती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन, मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन क्या है? या तो बढ़ जाएगी या बच्चे आपके पास क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको कहा जाता है इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस की अगर हम कंडीशंस को देखें तो इसकी कंडीशन बड़ी सिंपल सी है कि वेव सिमिलर होंगी, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, और आपकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। और जब भी फेज डिफरेंस बच्चे कांस्टेंट हो, ऐसी वेव्स को कहा जाता है कोहेरेंट। एक जैसी जो वेव्स होती हैं, जैसे ब्लू लाइट के साथ इंटरफेयर करेगी, दोनों कोहेरेंट है। येलो से करेगा, रेड से करेगा, कभी ब्लू रेड के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का फेज, दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, दोनों कोहेरेंट नहीं है। अगर हम इंटरफेरेंस की टाइप्स पे जाएं तो इंटरफेरेंस 2 टाइप्स की है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। नाम से पता चलता है, कंस्ट्रक्टिव जहां कुछ चीज बढ़ रही है, बन रही है, डिस्ट्रक्टिव जहां कोई चीज डिस्ट्रॉय हो रही है, कम हो रही है। तो अगर आपके पास वेव्स इस तरह से सुपरपोज करें कि उनके सिमिलर पार्ट्स आपस में मिलें, सिमिलर पार्ट्स का मतलब क्या है? क्रस्ट से, ट्रफ से, तो बच्चे हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगी दैट विल बी कंस्ट्रक्टिव। जैसे ये एक वेव है और ये एक वेव है, अब क्रस्ट से मिल रहा है, ट्रफ से मिल रहा है, तो क्या होगा? आपकी जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। और अगर आपके डिफरेंट पार्ट्स आपस में ओवरलैप करें, यानी क्रस्ट ट्रफ के साथ ओवरलैप करें, तो क्या कोई चांस है आपके पास एम्पलीट्यूड के इंक्रीज होने का? नो। इस केस में या तो एम्पलीट्यूड टोटली 0 हो जाएगा या एम्पलीट्यूड पहले से डिक्रीज कर जाएगा। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज करता है, और जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है आपका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है, चाहे साउंड हो या आपके पास लाइट हो। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, एम्पलीट्यूड का और इंटेंसिटी का क्या आपस में कोई रिलेशनशिप होता है? एम्पलीट्यूड का और इंटेंसिटी का? जी बच्चे, और अगर होता है तो क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशन है पावर 2 के साथ। तो याद रखिएगा कि जब आप ये कहते हो कि आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, तो साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि जब आपके पास एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज करती है।
और यहां पर मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा आगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर आपको इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हो। तो रिलेशन याद रखिएगा, इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड की पावर 2 के साथ रिलेशन होता है। तो साउंड अगर इंटरफेयर करे और आपका एम्पलीट्यूड डबल हो जाए तो आपकी इंटेंसिटी 4 गुना ज्यादा हो जाती है। अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या है? अब दो कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे, एक पाथ डिफरेंस की और एक फेज डिफरेंस की। पाथ डिफरेंस का मतलब होगा कि हमने डिस्टेंस को मेजर करना है मीटर्स में, और फेज डिफरेंस का मतलब होगा कि हमने एंगल को मेजर करना है रेडियंस में या डिग्री में। अगर बच्चे दो वेव्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस हो वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हो, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो ये कंस्ट्रक्टिव होता है। और अगर आपके पास पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लैम्डा बाय 2 हो, 1 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, तो फिर बच्चे आपके पास क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो यहां पर आप ये याद रखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस n टाइम्स लैम्डा बाय 2 होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस n प्लस 1 बाय 2 इंटू लैम्डा होता है। इसको फिर आगे सॉल्व भी आप लोगों ने करना है, और n की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। मैं आपसे पूछता हूं, इन दोनों फार्मूलाज में n की वैल्यू कौन से नंबर्स हैं? होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स? इन दोनों फार्मूलाज में n की वैल्यू कौन से नंबर्स हैं? होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स? होल नंबर्स। 0 से स्टार्ट होंगे तो होल नंबर्स, और अगर 1 से स्टार्ट होते तो फिर नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब जब आप इन वैल्यूज को यहां पुट करोगे तो आपको एक सीरीज मिलेगी, लैम्डा, लैम्डा के बाद 2 लैम्डा, सॉरी पहले 0 आएगा, फिर लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन अप टू n लैम्डा। अब हर एक में डिफरेंस देखो कितना है लैम्डा का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। लेकिन जब ये n की वैल्यू पुट करोगे तो 0 पुट करने से लैम्डा बाय 2 आएगा, 1 पुट करने से आपके पास 3 लैम्डा बाय 2 आएगा, और फिर आपके पास 5 लैम्डा बाय 2, और इसी तरह से आगे चलते जाएंगे तो यहां पर आपके पास इन द एंड n प्लस 1 बाय 2 इंटू लैम्डा आएगा। अब इस फार्मूला को आप फर्दर चेंज करके भी लिख सकते हो, और ये चीज आप लोग ट्राई भी करना ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो एलसीएम की भी, कि अगर आप इस फार्मूला का एलसीएम लेते हो इस पाथ डिफरेंस का, तो पाथ डिफरेंस का एलसीएम लेने से ये फार्मूला क्या बन जाएगा? 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। तो ये दोनों एक ही चीज है, इनमें कोई फर्क नहीं है। एलसीएम लेकर ये 2n प्लस 1 बन जाता है। ठीक है जी बच्चे, मैंने फार्मूला गलत देखा, शाबाश, शुक्रिया। ये n लैम्डा आएगा, n लैम्डा बाय 2 नहीं आएगा। एक और चीज यहां पर बताता जाऊं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर आपके पास इस फार्मूला के अंदर नेगेटिव साइन भी कई बुक्स में लिखा जाता है। तो अगर मैं इस फार्मूला के अंदर नेगेटिव साइन लिखूं, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n माइनस 1 बाय 2 लैम्डा, और ये बन जाएगा फिर 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। तो फिर याद रखिएगा फिर n आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, फिर होल नंबर्स नहीं होते। तो दोनों फार्मूलाज में डिफरेंस देख लो कि जब यहां पर आपके पास प्लस का साइन है तो आपके नेचुरल नंबर्स नहीं होल नंबर्स हैं, और जब माइनस का साइन है तो फिर आपके नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन दोनों से जो आंसर आपके पास आएगा वो सेम आएगा। अब आते हैं फेज डिफरेंस की। मैंने आपको कुछ देर पहले एक शॉर्टकट बताया था कि पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ऊपर आपको पाथ डिफरेंस गिवन है, आपने नीचे फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? शॉर्टकट क्या था? लैम्डा की जगह 2 पाई लिख दो। तो लैम्डा की जगह जब 2 पाई लिखोगे तो आपका पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, इस जगह लैम्डा को और इस जगह लैम्डा को 2 पाई से रिप्लेस कर दो तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो अगर ऊपर किसी को शॉर्टकट समझ नहीं आया था तो ये शॉर्टकट कुछ भी नहीं है बच्चे। लैम्डा की जगह 2 पाई लिख दो तो आपका पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता। तो ये फार्मूला होगा, और n की वैल्यू यहां पर भी आपके होल नंबर्स होंगे।
और यहां पर भी आपके पास जो फार्मूला बनेगा पाथ डिफरेंस का, उसमें n प्लस 1/2 और यहां पर 2 पाए। और अगर यहां पर आप एलसीएम ले लो तो एलसीएम लेने से क्या आएगा, 2n प्लस 1 और 2 कैंसिल हो जाएगा। और जब 2 कैंसिल होगा तो यहां पर आपके पास आ जाएगा पाए, और n की वैल्यू यहां पर भी आपके होल नंबर्स हैं। अब जरा n की वैल्यू पुट करके देखो क्या आएगा। n की वैल्यू को पुट करके देखो क्या आपके पास आएगा। जब n की वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी पाथ डिफरेंस की। जी बच्चे, जब 0 पुट करोगे तो आपके पास 0 आएगा, जब 1 पुट करोगे 2 पाई आएगा, जब 2 पुट करोगे 4 पाई आएगा, जब आप 3 पुट करोगे तो 6 पाई आएगा। तो पाई के साथ इवन नंबर्स आ रहे हैं। और जब यहां पर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास पाई के साथ ऑड नंबर्स आएंगे, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि किस पाथ डिफरेंस के लिए कौन सी इंटरफेरेंस होगी, कहां पर आपके पास कंस्ट्रक्टिव होगी और कहां पर आपके पास डिस्ट्रक्टिव होगी। लास्ट पॉइंट, इसके बाद नमाज की ब्रेक। मैंने आपको कहा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर आपका इंटेंसिटी बढ़ती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जो इंटेंसिटी है वो कम होती है। तो ये लास्ट फार्मूला मैं आपको बताने लगा हूं, जिससे आपको अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर अगर आपको दो इंटेंसिटीज गिवन है, मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड करो, या डिस्ट्रक्टिव के अंदर मिनिमम फाइंड करो, तो कैसे करोगे। सुन ले फार्मूला, फिर ब्रेक। इंटेंसिटी का फार्मूला होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 इंटू कॉज ऑफ थीटा। यह जनरल फार्मूला है वेव के अंदर टोटल इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का। इस फार्मूला के अंदर जो आपके पास फाई है ना, फाई, यह आपका पाथ डिफरेंस है। अब आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है। तो आप इजीली फेज डिफरेंस इस फार्मूला से इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर इंटेंसिटी की बात करूंगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और अगर मैं डिस्ट्रक्टिव में बात करूंगा तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी। जरा वैल्यू पुट करके देखें। कंस्ट्रक्टिव में यह आएगा 0, कॉस 0 कितना होता है 1। जब कॉस 0 की वैल्यू आपके पास 1 होगी तो यह फार्मूला क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 I2। और क्या बच्चे, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं है। इसको मैं अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर नहीं लिख सकता। और जब मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहां पुट करूंगा 180, तो cos 180 क्या होता है बच्चे, cos 180 -1 होता है। और जब cos 180 -1, तो फार्मूला में एक चीज का बस चेंज आएगा कि जहां पर साइन आपका पॉजिटिव है वहां बच्चे साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो कई प्रैक्टिस बुक्स हैं जिनके अंदर ये इंटेंसिटी के क्वेश्चंस उन्होंने ऐड किए होते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा सामने आए जहां पर आपको इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना हो, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, आप इन फार्मूला से फाइंड कर सकते हो, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2। और इसी फार्मूला को अगर आपने एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करना, तो मैंने क्या बताया था, इंटेंसिटी का ताल्लुक एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ होता है। तो एम्पलीट्यूड का ताल्लुक इंटेंसिटी के अंडर रूट के साथ होगा। तो यह फार्मूला इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा, A1 प्लस A2। तो अगर आपको दो वेव्स के एम्पलीट्यूड गिवन हो, दोनों को ऐड करो, स्क्वायर लो तो मैक्सिमम आ जाएगा, और दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे और आप उनका स्क्वायर लोगे तो आपके पास मिनिमम आ जाएगा। और ये मैंने कैसे किया, मैंने इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो यहां तक इंटेंसिटी आप इंटरफेरेंस आपके पास कवर हो गया। चले आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि क्या ये फार्मूला सिलेबस में है, तो मैंने अर्ज किया था कि कुछ
प्रैक्टिस बुक्स के अंदर इन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इस वजह से मैंने ये फार्मूला मेंशन किए बिल्कुल एंड पर। करना चाहो तो कर लेना, स्किप करना चाहो तो स्किप कर देना, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर जहां से आप प्रैक्टिस करते हो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसलिए आपको पता होगा कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ना कि वहां पर सर पकड़ के बैठ जाओ कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आते हैं नेक्स्ट इंटरफेरेंस के बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के रिजल्ट की तरफ। और जो नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का, दैट इज बीट्स। और बीट्स के बारे में मैंने क्या कहा था? बीट्स के बारे में मैंने ये कहा था कि बीट्स तब प्रोड्यूस होती हैं जब हमारी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। तो हमारे पास अगर वेव सुपरपोज कर रही हो और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो तो तब बीट्स प्रोड्यूस होते हैं। बीट्स हैं क्या? आवाज का उतार चढ़ाव, अल्टरनेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इन्हें बीट्स कहते हैं। तो आवाज का जो उतार चढ़ाव है, आवाज का बढ़ना, आवाज का कम होना, इसे हम बीट्स का नाम देते हैं। और ये कब आपके पास आवाज का उतार चढ़ाव होता है? जब आपकी वेव्स के अंदर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हमारे पास जो इंसान का कान है कि 10 हर्ट्ज तक अगर डिफरेंस हो तो उसको डिटेक्ट करता है, 10 हर्ट्ज से ज्यादा फिर इंसान का कान नहीं करता, फिर हमें एम्पलीफायर यूज करने पड़ते हैं। आपके सामने मैंने एक वेव ड्रॉ की है। अगर आप इस वेव को देखो तो आपको आइडिया हो रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ रही है, इंटेंसिटी कम हो रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, इंटेंसिटी कम हो रही है। अब कितनी दफा इंटेंसिटी बढ़ रही है? अगर मैं टाइम 0 को निकाल दूं तो 1 2 3 3 दफा आवाज की इंटेंसिटी बढ़ रही है। और कितनी दफा आवाज की इंटेंसिटी कम हो रही है? 3 टाइम्स। तो 3 दफा आप ये देख रहे हो कि आवाज की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है और 3 दफा आवाज की जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम है। तो नंबर ऑफ बीट्स कितनी है? 3 बीट्स। और ये 3 बीट्स कैसे प्रोड्यूस हुई? ये 3 बीट्स प्रोड्यूस हुई ऐसे दो सोर्सेज से जिनका फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 3 हर्ट्ज है। तो अगर दो वेव्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 3 हर्ट्ज हो तो फिर नंबर ऑफ बीट्स कितनी होंगी? 3 होंगी। इसे कहा जाता है बीट फ्रीक्वेंसी, कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बीट्स प्रोड्यूस होती हैं, इन्हें हम बीट फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं? आसान सा तरीका बच्चे, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ले लो बस। अगर फर्ज करो एक 256 है और एक 254 है, तो 256 और 254 का डिफरेंस कितना होता है? 2। तो 2 बीट्स प्रोड्यूस होंगी। और 2 बीट्स का मतलब क्या है? 2 दफा आवाज की इंटेंसिटी बढ़ेगी और 2 दफा कम हो जाएगी। बीट्स की एप्लीकेशन क्या है? अननोन फ्रीक्वेंसी को फाउंड करने के लिए बीट्स को यूज किया जाता है। अननोन फ्रीक्वेंसी कि फर्ज करो आपके पास 2 ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं, आपको एक ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पता है लेकिन दूसरे की नहीं पता। तो एक फार्मूला है जिसके थ्रू आप अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हो। वो फार्मूला क्या है? बड़ा आसान सा फार्मूला है। अननोन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नॉन फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस एन। एन क्या है? एन आपके पास है बीट फ्रीक्वेंसी। तो फर्ज करो अगर एक ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 256 है और एन की वैल्यू आपको गिवन है 2, तो 256 प्लस 2 258, 256 माइनस 2 254। तो या तो दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 258 होगी या दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 254 होगी। इसके अलावा बीट्स की जो एप्लीकेशन है वो ये कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको ट्यून करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे गिटार को ट्यून किया जाता है, सितार को। इसके अलावा मेटल डिटेक्टर में मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए बीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके पास बीट्स का टॉपिक है। अब आते हैं स्टेशनरी वेव्स पे। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं? हमने स्टेशनरी वेव्स के बारे में बात की थी कि स्टेशनरी वेव्स नॉन प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं। ये ऐसी वेव्स होती हैं जहां पर एनर्जी कन्फाइंड हो जाती है 2 पॉइंट्स के दरमियान, एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता। और स्टेशनरी वेव के लिए एक और नाम था जो पूछा था एक स्टूडेंट ने कि स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव में क्या डिफरेंस होता है। याद रखिएगा कि स्टेशनरी वेव लिखा हो या स्टैंडिंग वेव लिखा हो, एक ही बात है। अब स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस तब होती हैं जब हमारे पास ऐसी 2 वेव सुपरपोज करें जो हर लिहाज से सेम हो, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सेम है।
लेकिन मूव कर रही हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन एक लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इन वेव्स के सुपरपोज करने से आपके पास स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर हम कंडीशंस को देखें कि हमारे पास स्टेशनरी वेव्स की कंडीशंस क्या हैं, तो हमारी कंडीशंस ये हैं कि वेव हर लिहाज से सिमिलर हो। अब हर लिहाज का मतलब ये है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं होता, लेकिन स्टेशनरी वेव के अंदर एम्पलीट्यूड का सेम होना जरूरी है। फिर एक ही लाइन होनी चाहिए, एक ही रस्सी है, उसी रस्सी में एक वेव लेफ्ट एक राइट सुपरपोज करेंगी, और फिर आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। सेम डायरेक्शन में स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं होती, सेम डायरेक्शन में इंटरफेरेंस होती है। और आखिरी पॉइंट कि जिन फ्रीक्वेंसी पे स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं वो फिक्स है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी उनके इक्वल नहीं तो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं होती, और उन फ्रीक्वेंसीज को नाम क्या दिया जाता है? हार्मोनिक्स का। आपने ये सुना हुआ नाम, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। तो उन फ्रीक्वेंसीज के अलावा आपके पास स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती। स्टेशनरी वेव के दो पार्ट्स होते हैं, एक नोड और एक एंटी नोड। अब नोड और एंटी नोड में क्या फर्क होता है? हम जानते हैं कि स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वेव्स के सुपरपोज करने की वजह से। तो बच्चे, एंटी नोड प्रोड्यूस तब होता है जब वेव के सुपरपोज करने की वजह से आपके पास एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाए। जब क्रस्ट से मिलता है, ट्रफ से मिलता है, कंप्रेशन से, रेयरफेक्शन से, तो आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा होता है। तो वो पार्ट स्टेशनरी वेव का जहां पर आपके पास एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है, जहां पर हमेशा आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम मीन पोजीशन, उसको बच्चे एंटी नोड का नाम दिया जाता है। और जहां पर ऑपोजिट पार्ट सुपरपोज कर रहे होंगे, क्रस्ट ट्रफ से, ट्रफ क्रस्ट से, कंप्रेशन रेयरफेक्शन से, रेयरफेक्शन कंप्रेशन से, वहां बच्चे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा होगा? वहां एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा होगा, और डिक्रीज होकर जीरो हो रहा होगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि यहां पर एम्पलीट्यूड जीरो क्यों होता है? क्योंकि जो दो वेव्स आपस में सुपरपोज कर रही हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम है। तो जब अब ऑपोजिट पार्ट्स मिलेंगे तो ऑपोजिट पार्ट्स कैंसल आउट हो जाएंगे और एम्पलीट्यूड जीरो आ जाता है। और जब आपके पास एम्पलीट्यूड जीरो आएगा तो आप कहोगे नोड वो पार्ट होता है स्टेशनरी वेव का जहां डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होती है, जीरो डिस्प्लेसमेंट। फिर एक और सवाल पूछा जाता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के हवाले से। एक बात याद रखिएगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में ताल्लुक डायरेक्ट होता है, और स्ट्रेस के साथ प्रेशर भी रिलेट होता है। तो जहां स्ट्रेस ज्यादा होगी वहीं स्ट्रेन ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस होती है बच्चे, वो याद रखिएगा नोड पे होती है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम स्ट्रेन नोड पे होती है, और ये मिनिमम कहां होती है बच्चे? आपके पास एंटी नोड पे। और आसान सी इसकी एक्सप्लेनेशन है, जो एंटी नोड होते हैं वहां पार्टिकल्स फ्री होते हैं, और अगर पार्टिकल फ्री हैं बच्चे तो वहां स्ट्रेस कम है। स्ट्रेस वहां होगी जहां पार्टिकल को जकड़ा होगा, जहां पार्टिकल को आप मूव नहीं करने दोगे। तो नोड के ऊपर आपकी स्ट्रेस मैक्सिमम होती है और एंटी नोड के ऊपर स्ट्रेस मिनिमम होती है। अब आपके पास आ जाते हैं स्टेशनरी वेव में डिस्टेंस के क्वेश्चंस। अब मैं इनमें अगर नोड्स को और एंटी नोड्स को मार्क करूं तो ये तमाम पॉइंट्स जिनको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, यहां पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो है। नोड पर पार्टिकल हमेशा जीरो डिस्प्लेसमेंट पर होता है, लेकिन जो एंटी नोड होते हैं वहां पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पे पार्टिकल ऊपर भी जा रहा हो नीचे भी जा रहा हो, क्योंकि पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि बताओ कंसेक्टिव, अच्छा कंसेक्टिव की जगह ना सक्सेसिव का वर्ड भी यूज होता है, सक्सेसिव, कंसेक्टिव, एडजेसेंट, साथ साथ। कंसेक्टिव नोड्स और एंटी नोड्स, इनके दरमियान आपके पास डिस्टेंस कितना होता है? अब यहां पर देखो वर्ड है और इंग्लिश वाला, नोड्स और एंटी नोड्स। इसका मतलब यह होगा कि एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक का फासला, यह वाला फासला, ये कितना है? क्या लैम्डा या लैम्डा बाय 2? तो याद रखिएगा दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस, और इसी तरह से
जो दो आपके पास एंटी नोड्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस ये इक्वल होता है, और ये होता है लैम्डा बाय 2। दो नोड्स जो कंजेक्टिव हैं या दो कंजेक्टिव एंटी नोड्स, इनका डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होता है। लेकिन अगर नोड और एंटी नोड हो, अब ये और उर्दू वाला एंड इंग्लिश वाला, एक नोड और एक एंटी नोड, तो एक नोड से लेकर एक एंटी नोड तक फासला कितना होता है? एक नोड से लेकर एक एंटी नोड तक फासला फिर लैम्डा बाय 2 का हाफ होगा, लैम्डा बाय 4। और अगर कहा जाए अल्टरनेट एक छोड़कर, तो बच्चे एक छोड़कर मतलब होगा दो नोड्स, तो दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस पहले और तीसरे वो लैम्डा होता। तो अल्टरनेट का मतलब है एक छोड़कर, जब एक छोड़ दोगे बच्चे तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 वो कितना हो जाएगा? वो आपके पास लैम्डा हो जाएगा। इसको आप यूं याद रख सकते हो कि जो एक लूप होता है ना, वो एक लूप यूं बने, वो एक लूप यूं बने, ये लैम्डा बाय 2 होता है। जो आधा लूप होता है वो लैम्डा बाय 4 होता है, और दो लूप्स जो होंगे बच्चे वो लैम्डा होगा। इस तरह से काम आसान आपका हो जाएगा कि एक लूप लैम्डा बाय 2, आधा लूप लैम्डा बाय 4, और दो लूप आपके पास लैम्डा होता है। एक और पॉइंट यहां पर पूछा जाता है कि हमारे पास नोड्स के दरमियान जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो फेज में होते हैं। अब क्यों? ये देखो, ये नोड्स हैं। अब इन दो नोड्स के दरमियान अगर मैं पार्टिकल्स की मोशन को देखूं तो क्या तमाम पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे? यस या नो में आंसर दे दो। इसी तरह ये नोड है और ये नोड है, क्या दो नोड्स के दरमियान तमाम पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे? अगर ये नोड नंबर 1 है और ये नोड नंबर 2 है तो तमाम पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3 तमाम पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं एंटी नोड्स, कि एक एंटी नोड ये है, एक एंटी नोड ये है, ये एंटी नोड नंबर 1, ये एंटी नोड नंबर 2, एक एंटी नोड से लेकर दूसरे एंटी नोड तक क्या पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? नो। तो क्या आपका आंसर होगा? ऑल द पार्टिकल्स इन वन पर्टिकुलर सेगमेंट वाइब्रेट इन सेम फेज। और ये वन सेगमेंट क्या होता है बच्चे? ये वन सेगमेंट आपके पास होता है कंजेक्टिव नोड्स। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि स्टेशनरी वेव में कौन से पार्टिकल फेज में होते हैं, आपका आंसर होगा दो नोड्स के दरमियान। और कौन से पार्टिकल आउट ऑफ फेज होते हैं? एंटी नोड्स के दरमियान। ये डायग्राम आपको हेल्प आउट करेगी। अब आ जाते हैं स्टेशनरी वेव की प्रोडक्शन की तरफ। दो टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं स्टेशनरी वेव में। एक डिस्कस हम करते हैं स्ट्रेच स्ट्रिंग का, और एक हम डिस्कस करते हैं एयर कॉलम का। पहली बात यह याद रखिएगा कि जो स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं वो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स होती हैं, क्योंकि स्ट्रिंग में बनने वाली वेव ट्रांसवर्स होती है। लेकिन पाइप में बनने वाली जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। तो ये पहला पॉइंट याद रखिएगा कि स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव्स कौन सी हैं? ट्रांसवर्स। और पाइप में, एयर कॉलम में कौन सी हैं? लॉन्गिट्यूडनल, चाहे वो पाइप दोनों एंड से ओपन हो या पाइप आपके पास एक एंड से ओपन हो। अब आ जाते हैं हमारे पास स्टेशनरी वेव की तरफ कि फार्मूला क्या है और किस तरह से आप इसको कैलकुलेट करते हो। जो बच्चे स्ट्रिंग आपके पास दोनों एंड से फिक्स होता है, फिक्स एंड पर हमेशा नोड बनते हैं। जो एंड आपके पास फिक्स होते हैं वहां पर हमेशा क्या बनते हैं? नोड। और जो एंड आपके पास फ्री होते हैं, जैसे पाइप दोनों एंड से ओपन है, वहां पर हमेशा क्या बनेगा? एंटी नोड बनेगा। ये बड़ा बेसिक सा पॉइंट आपने याद रखना कि जो एंड फिक्स होता है वहां पर हमेशा नोड, और जो एंड आपके पास फ्री होते हैं वहां पर हमेशा क्या बनते हैं? एंटी नोड्स बनते हैं। अब मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा और उस फार्मूला से आपके पास ओवरऑल इसके तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और वो क्या है? स्ट्रिंग के अंदर अगर आपने फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है तो आपकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है n टाइम्स f1। f1 क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिस पे स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है। और अगर हम f1 की वैल्यू को पुट करें तो f1 किसके इक्वल है? v/2l के। अब l क्या है? l आपके पास इस स्ट्रिंग की लेंथ है। l क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग।
और अब यहां पर मैं अगर v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं तो v है वेलोसिटी ऑफ वेव्स इन अ स्ट्रिंग, ट्रांसफर वेव्स। इसका फार्मूला आपके पास होता है अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। इस फार्मूला के अंदर जो आपके पास f, ये स्ट्रिंग में टेंशन है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या टेंशन के चेंज करने से हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा? तो आंसर है यस, डायरेक्ट रिलेशन है अंडर रूट के साथ। और जो ये m डॉट है इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। जितनी वायर की थिकनेस ज्यादा होती है ना, उतनी आपके पास लीनियर मास डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मास पर यूनिट लेंथ आपकी बढ़ जाएगी। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी के फार्मूलाज हैं स्ट्रिंग के लिए। अब आप लैम्डा को कैलकुलेट करना चाहो, वेवलेंथ को, तो वेवलेंथ का फार्मूला होता है λ1 डिवाइडेड बाय n, और इसको लिखा जाता है 2l डिवाइड बाय n। अब n की वैल्यू क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। n की वैल्यू बच्चे आपके नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर मैं आपको कहता हूं कि फर्स्ट हार्मोनिक फाइंड करो f1, सेकेंड हार्मोनिक f2, थर्ड हार्मोनिक f3, और ओवरटून अगर फाइंड करने को कहूं तो ओवरटून होता है फ्रीक्वेंसी अदर देन फंडामेंटल। तो फंडामेंटल को छोड़कर जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो ओवरटून होती हैं। तो फर्स्ट ओवरटून सेकंड हार्मोनिक होगा, सेकंड ओवरटून थर्ड हार्मोनिक होगा, और थर्ड ओवरटून आपका फोर्थ हार्मोनिक होगा। ये चीज आपको यहां पर क्लियर रखनी है। अब आ जाते हैं एयर कॉलम की तरफ। अब एयर कॉलम में दो केसेस हैं, बोथ एंड्स ओपन और वन एंड ओपन। दोनों का फार्मूला देखने में सेम है लेकिन वैल्यू वाइज सेम नहीं है। अगर मैं कहूं कि अगर पाइप दोनों एंड से ओपन हो तो इसका फार्मूला बच्चे वही है जो स्ट्रिंग वाला फार्मूला, मतलब n टाइम्स f1 n टाइम्स v बाय 2l। लेकिन जो v की वैल्यू ऑब्वियसली पाइप में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं तो फार्मूला डिफरेंट होगा, और जब फार्मूला डिफरेंट होगा तो फार्मूला क्या होता है, अभी हमने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला पढ़ा, अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी। और अगर आप वेवलेंथ के फार्मूला को देखो तो λ1 ओवर n, और यहां भी λ1 किसके इक्वल है, λ1 2l ओवर n के इक्वल है, और n की वैल्यू यहां पर भी आपके नेचुरल नंबर्स। अब यहां पर एक चीज है कि स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स हो और पाइप दोनों एंड से ओपन हो, यहां पर सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, सारे हार्मोनिक्स, इवन भी और ऑड भी, क्योंकि 1 2 3 सारे नंबर्स हैं। लेकिन जो पाइप बच्चे एक एंड से ओपन होता है और एक एंड से क्लोज होता है, उसके फार्मूला में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये कि उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाय 2l नहीं होती, v बाय 4l होती है, v बाय 4l। और यहां पर भी v का फार्मूला वही है जो कि ओपन पाइप के लिए अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। लेकिन लैम्डा का फार्मूला जो λ1 ओवर n के इक्वल, यहां बच्चे आपके पास 4l आता है। n की वैल्यू, पाइप जब एक एंड से ओपन हो एक एंड से क्लोज हो तो यहां बच्चे सिर्फ आपके ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होते। क्लियर? ये फार्मूला समझ आ रहे हैं कि अगर मैं यहां पर आपकी सीरीज बनाता हूं स्ट्रिंग के लिए, तो स्ट्रिंग के लिए सीरीज क्या बनेगी, f1 f2 f1 f2, f2 क्या होगा 2f1, फिर 3f1, फिर 4f1, इस तरह से आपके पास चलती जाती है। तो यहां पर मैं अगर सीरीज लिखूं तो ये होगा f1, उसके बाद आपके पास आएगा 2f1, 2f1 के बाद आएगा 3f1, फिर 4f1, और इसी तरह चलते चलते आपके पास nf1 आएगा। सेम सीरीज आपके पास ओपन पाइप के लिए भी होती है, f1 2f1 3f1 एंड सो ऑन। लेकिन यहां पर बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपके ऑड हार्मोनिक्स हैं, f1 के बाद 3f1 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा एंड सो ऑन। अब यहां पर एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है कि किस पाइप की क्वालिटी अच्छी होती है, उस पाइप की जिसके दोनों एंड्स ओपन हो या उस पाइप की जिसका एक एंड ओपन हो। तो आपका आंसर होगा कि ओपन एंड जो पाइप होते हैं जिसके दोनों एंड्स ओपन हो, उसमें आपके पास तमाम हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी क्वालिटी हाई होती है।
और हमारे पास अगर वन एंड ओपन हो, उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, उसकी क्वालिटी लो होती है, तो बोथ एंड्स ओपन के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होगा, और ऑब्वियसली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो साउंड हाई क्वालिटी का होता है। क्यों? उसमें सारे हार्मोनिक्स होते हैं। और यहां पर बच्चे सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, और ऑड हार्मोनिक्स की वजह से आपकी जो क्वालिटी होती है वो लो होती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ साउंड के हवाले से, क्योंकि कौन सा पाइप अच्छी क्वालिटी का साउंड प्रोड्यूस करता है। अब यहां मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा आपको, और वो फिर आगे शॉर्टकट्स के साथ लिंक होता है। और बच्चे अमूमन इसी में गलती करते हैं कि जब आपसे पूछा जाता है कि फिफ्थ हार्मोनिक की वैल्यू फाइंड करो या फिफ्थ ओवरटोन की वैल्यू फाइंड करो, तो बच्चे उसमें गलती कर रहे होते हैं। और वो क्या गलती है उसको डिस्कस यहां पर करते हैं। एक मिनट। कितने बच्चों को हार्मोनिक और ओवरटोन का डिफरेंस पता है? हार्मोनिक और ओवरटोन का डिफरेंस? जी बच्चे, ओपन पाइप के अंदर V के फार्मूला में 2 नहीं आता। ओपन पाइप के अंदर 2 आता है, और आपके पास क्लोज पाइप के अंदर जो वन एंड ओपन और वन एंड क्लोज होगा उसमें 4 आता है। अब आपको मैं कुछ शॉर्टकट्स बताता हूं, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद डॉपलर इफेक्ट को क्विकली कवर करेंगे। डॉपलर इफेक्ट एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, लेकिन चूंकि हमने बाकी सारा यूनिट कंप्लीट कर लिया, इसलिए डॉपलर इफेक्ट को करने में क्या बचे मसला। मैंने शुरू में बताया था कि प्रोविंसेस में ये इशू है कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो लिखा नहीं होता सिलेबस में, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है। सबसे पहले F1 के बारे में। F1 कहीं पर भी हो, F1 का मतलब होता है बच्चे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे पहली स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है। फिर एक टर्म यूज होती है ओवरटोन की। ओवरटोन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी अदर देन फंडामेंटल, कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं, आप उनको नाम देते हो ओवरटोन का। जैसे F1 के बाद F2 आया, तो F2 आपका फर्स्ट ओवरटोन है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और ये सीरीज के हवाले से आपने याद रखनी है, कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग हो जो दोनों एंड से फिक्स हो, और एक पाइप हो दोनों एंड से ओपन हो, इसमें आपके पास सीरीज बनती है F1 के बाद आता है 2F1, फिर आपके पास आता है 3F1, और इसी तरह से आगे चलता रहता है। इस F1 को आपने नाम दे दिया फंडामेंटल का। मैं शॉर्टकट से ज्यादा सीरीज को प्रेफर करता हूं। शॉर्टकट में बच्चे गलती हो सकती है, शॉर्टकट में प्लस माइनस गलत हो जाए, सीरीज में गलती के चांस नहीं होता है। जो 2F1 है बच्चे, इस 2F1 को बोलते हैं आप फर्स्ट ओवरटोन। इस 2F1 को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरटोन। और इस 3F1 को बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। ये बात समझ आ गई कि पाइप दोनों एंड से ओपन हो और आपके पास या स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स हो, उसके रिजल्ट अगर हार्मोनिक्स की बात करूं तो ये आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक है, क्योंकि पहली स्टेशनरी वेव इस पे प्रोड्यूस हुई। ये आपके पास क्या है? 2F1। ये 2F1 आपके पास सेकंड हार्मोनिक है, और ये 3F1 आपके पास थर्ड हार्मोनिक है। तो थर्ड हार्मोनिक आपका सेकंड ओवरटोन है। यहां तक चीज क्लियर है? अब मैं शॉर्टकट बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको यह समझा दूं सीरीज वाला मामला, क्योंकि सीरीज से आसान है, सीरीज में गलती के चांसेस कम है। सीरीज लिखोगे उनके नाम आ जाएंगे। लेकिन पाइप अगर एक एंड से ओपन हो और एक से क्लोज हो, उसमें यह होता है F1 के बाद 3F1, फिर 5F1, फिर 7F1, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स है। इसमें F1 तो आपका फंडामेंटल है। अब और से देखिएगा बच्चे, यहां पर गलती होती है बच्चों से। जो 3F1 है वो आपका फर्स्ट ओवरटोन है। ओवरटोन को मैं OT लिख रहा हूं। जो फिफ्थ आपके पास है
ये आपके पास सेकंड ओवरटोन है, ये क्या है, सेकंड ओवरटोन, और ये 7F1 आपके पास है, ये थर्ड ओवरटोन है। तो क्या ओपन पाइप के अंदर और क्लोज पाइप के अंदर थर्ड ओवरटोन सेम है? ऊपर आपका थर्ड ओवरटोन 3F1 है, नीचे थर्ड ओवरटोन 7F1। अब आ जाते हैं हार्मोनिक्स की तरफ। इस F1 को तो बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, इसमें तो कोई डाउट नहीं। फिर बताएगा थर्ड 3F1 को क्या बोलते हैं? क्या इसको सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं या थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं? इसी तरह से इसको क्या थर्ड हार्मोनिक या फिफ्थ हार्मोनिक, इसको फोर्थ हार्मोनिक या सेवंथ हार्मोनिक? गुड। ये बच्चे F1 का 3 है, ये आपका थर्ड हार्मोनिक होता है, सेकंड हार्मोनिक नहीं हो सकता, इसमें इवन हार्मोनिक मिसिंग है, तो इवन नंबर आ ही नहीं सकता, ये आपका फिफ्थ हार्मोनिक होगा। तो ये आपके पास हो गया थर्ड, ये आपके पास हो गया फिफ्थ, और ये बच्चे आपके पास क्या हो गया, सेवंथ हो गया। तो क्या मैं हार्मोनिक और ओवरटोन के फार्मूला को -1 के साथ याद रखूंगा? नो, -1 के साथ गलती हो जाएगी, लेकिन यहां गलती नहीं होगी। तो सीरीज के साथ इसको करना आसान है, जो बाकी फार्मूलाज बताने में कोई हर्ज नहीं है कि n-1 या 2n-1 या n-1/2, लेकिन वहां पर गलती के चांसेस है। तो यहां पर आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है कि जो ऊपर आपके पास सेकंड हार्मोनिक 2F1 है, नीचे आपका सेकंड हार्मोनिक एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नीचे सिर्फ और सिर्फ आपके ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं। ओके, बाकी मॉड सिंपल है, 1 2 3, जो पहला है वो फर्स्ट है, जो सेकंड है थर्ड, मॉड का इतना मसला नहीं होता। वेवलेंथ के फार्मूला को चेंज क्या करना है बच्चे? वेवलेंथ का फार्मूला तो λ1/n है, और λ1 यहां पर आपके पास 2l है, और यहां पर λ1 आपके पास 4l है। और एक और फार्मूला जो शॉर्टकट है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उस पाइप की जो दोनों एंड से ओपन होता है वो डबल होती है उस पाइप के जो एक एंड से ओपन होता है। तो ये शॉर्टकट भी याद रखिएगा कि कभी आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करनी हो ओपन पाइप और क्लोज पाइप की, तो ओपन पाइप की फंडामेंटल क्लोज के मुकाबले में डबल होती है। अब आते हैं लास्ट, डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट बच्चे बताता है कि जब भी ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान रिलेटिव मोशन हो, तो रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी में अपेरेंट चेंज आता है, जाहिरी तौर पर, हकीकी तौर पे नहीं। हमें लगता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, किसकी वजह से? रिलेटिव मोशन की वजह से। तो अपेरेंट चेंज फ्रीक्वेंसी का ये आपका इफेक्ट है, और कॉज क्या है? कॉज आपका है रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन की वजह से दो चीजें होती हैं। रिलेटिव मोशन की वजह से आपके पास या तो फासला बढ़ता है या फासला कम होता है। कभी भी आपने चेक करना हो ना कि क्या दो बॉडीज के दरमियान रिलेटिव मोशन है, तो ये देख लो कि क्या उन बॉडीज के दरमियान फासला चेंज हो रहा है। अगर उन बॉडीज के दरमियान फासला चेंज हो तो रिलेटिव मोशन है। अब फासला चेंज दो तरह से, या डिस्टेंस बढ़ेगा या डिस्टेंस कम होगा। जब भी रिलेटिव मोशन की वजह से डिस्टेंस कम हो, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। आपके पास एम्बुलेंस अगर आपके पास आए, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है, और अगर आपके पास डिस्टेंस बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी। आपसे एम्बुलेंस दूर जा रही है तो आवाज की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ये अपेरेंट चेंज है। आपके मुताबिक एम्बुलेंस अपनी सायरन की आवाज चेंज नहीं करती, वो आपको लग रहा होता है कि आवाज बढ़ रही है या आवाज कम हो रही है। फिर इनके फर्दर आगे बचे दो दो केसेस हैं कि डिस्टेंस कब कम होता है, जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करे या सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे, और डिस्टेंस कब बढ़ता है, जब ऑब्जर्वर सोर्स से अवे या सोर्स ऑब्जर्वर से अवे। अब इसमें आपको मैं रिजल्ट्स बताने लगा हूं, ख्याल रखिएगा। जब भी आपके पास ऑब्जर्वर मूव करता है तो आपकी स्पीड चेंज होती है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ऑब्जर्वर टुवर्ड्स मूव करेगा, आपकी स्पीड बढ़ती है। ऑब्जर्वर की स्पीड साउंड की स्पीड में ऐड होती है। ऑब्जर्वर अवे मूव करेगा, स्पीड कम हो जाती है, लेकिन जो वेवलेंथ है बच्चे वो सेम रहती है। लेकिन जब भी आपका सोर्स मूव करता है तो सोर्स के मूव करने की वजह से आपकी स्पीड में चेंज नहीं आता, आपकी वेवलेंथ में चेंज आता। करीब आने से वेवलेंथ कम हो जाती है, इसलिए माइनस होगा डेल्टा लैम्डा, और दूर जाने से वेवलेंथ बढ़ जाती है।
अब यही चीजें अगर पता हो ना तो फार्मूला में गलती नहीं होती। फार्मूला में गलती नहीं होती। क्यों गलती नहीं होती? क्योंकि जब ऑब्जर्वर टुवर्ड्स मूव करेगा तो ऑब्जर्वर के फार्मूला में पॉजिटिव साइन आने की रीजन क्या है? पॉजिटिव साइन आने की रीजन ये कि आपके पास ऑब्जर्वर के मूव करने से स्पीड बढ़ती है। सोर्स जब टुवर्ड्स मूव करता है तो फार्मूला में नेगेटिव के आने की वजह क्या है? क्योंकि आपकी वेवलेंथ कम हो रही होती है। तो ये फार्मूला में पॉजिटिव और नेगेटिव आने की वजह हमें पता होनी चाहिए कि क्यों ये हमारे पास पॉजिटिव आता है, क्यों ये नेगेटिव आता है। तो आई होप अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये फार्मूला को हम रटा लगाते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी वजह क्या है कि टुवर्ड्स जाने से क्या बढ़ रहा है और अवे जाने से क्या बढ़ रहा है या क्या कम हो रहा है। तो ये फार्मूलाज आपके 4 केसेस के हैं जिनमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क होता है। अगर बच्चे दोनों मूव कर रहे हो, ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों मूव कर रहे हो, तो फिर फार्मूला कुछ यूं बनेगा, v प्लस माइनस यू नॉट और नीचे v माइनस प्लस यूएस इंटू एफ। तो अगर दोनों मूव कर रहे हो तो आप इस फार्मूला से देख सकते हो कि टुवर्ड्स और अवे आपके पास साइन आएंगे और उसके मुताबिक आप इसको सॉल्व कर लोगे। एक और फार्मूला याद रखिएगा डॉपलर इफेक्ट में कि डॉपलर इफेक्ट पे भी हवा का, विंड का इफेक्ट होता है और उस केस में जो फार्मूला होगा उसमें विंड की स्पीड को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। डिपेंड करेगा कि हमारे पास सोर्स या ऑब्जर्वर क्या मूव कर रहा है। तो फार्मूला का जरा स्ट्रक्चर देखिएगा, v प्लस माइनस यू नॉट, v माइनस प्लस यूएस। अगर हवा साउंड की डायरेक्शन में तो साउंड की स्पीड के अंदर हवा की स्पीड ऐड हो जाएगी, ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और नीचे भी ऐसा ही है, अगर सोर्स की डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा और अगर ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? एफ के साथ। तो प्लस माइनस आपको पता है कि जब सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस और ऑपोजिट अगर आपके पास हो तो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ऊपर स्लाइड जिन बच्चों को नजर नहीं आई थी, फार्मूला मैं दोबारा दिखा दूं कि जब ऑब्जर्वर मूव करेगा आपके पास अवे तो नेगेटिव साइन और सोर्स अगर मूव करेगा अवे तो पॉजिटिव साइन। ऑब्जर्वर मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव साइन, सोर्स मूव करेगा टुवर्ड्स तो फिर नेगेटिव साइन आता। क्लियर? अब आ जाते हैं लास्ट इसके एप्लीकेशंस की तरफ। एप्लीकेशंस में बच्चे रिडार है। रिडार एब्रिविएशन होती है रेडियो वेव्स डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम की। सोनार एब्रिविएशन है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम का। फिर आप हाईवे के ऊपर गाड़ी की स्पीड को और बॉल की स्पीड को भी मेजर करते हो, इसको भी बच्चे डॉपलर इफेक्ट से मेजर किया जाता है। फिर स्टार्स की मोशन, नम्स में ये क्वेश्चन था आपके पास रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का। जब भी स्टार आपके पास मूव करेगा अर्थ से अवे तो बेसिकली वेवलेंथ इंक्रीज होती है, यह आपका रेड शिफ्ट है। और जब भी स्टार अर्थ के टुवर्ड्स मूव करेगा आपकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है, यह आपका ब्लू शिफ्ट है, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ रेड के मुकाबले में कम होती है। बैड नेविगेशन, चमगादड़ बच्चे अपने रास्ते को तलाश करती है, अपने खाने को, और जो फिनोमिना वो यूज करती है वो इको लोकेशन का। अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करती है, वो टकरा के वापस आती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे रडार में होता है, और उसकी मदद से बैट नेविगेट करती है। फिर सैटेलाइट्स को ट्रैक किया जाता है स्पेस के अंदर, और इसी तरह हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड की स्पीड को भी डॉपलर्स इफेक्ट के थ्रू मेजर किया जाता है। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि बच्चे रडार में रेडियो वेव्स हैं, सोनार में साउंड है, स्पीड ऑफ कार और बॉल्स को मेजर करने के लिए माइक्रोवेव्स है, मोशन ऑफ स्टार्स में लाइट है, बैट नेविगेशन के अंदर अल्ट्रासोनिक है, ट्रैकिंग ऑफ सैटेलाइट्स के अंदर अल्ट्रा वायलेट है, और माइक्रोवेव्स हैं, और स्पीड ऑफ ब्लड को फाइंड करने के लिए अल्ट्रासोनिक। ये भी पता होना चाहिए कि किस प्रोसेस में आप किसको यूज कर रहे होते हो। क्लियर? तो ये मैंने डॉपलर इफेक्ट का टॉपिक इसलिए करवाया क्योंकि हर साल एक्स्ट्रा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लग रहा होता है कि सिलेबस में नहीं लिखे हुए, लेकिन एग्जामिनर पूछता है, इसलिए एहतियातन कर लीजिएगा। एक छोटा सा टॉपिक करने से कुछ नहीं होगा बच्चे, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा।